नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, समीर चौगांवकर जी हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सुबेदा संगीत रागी जी हमारे साथ प्रोग्राम में आने वाले हैं। आज की बड़ी खबर व्यूअर्स आ रही है कर्नाटक से। क्या कांग्रेस के हाथ से 3 में से जो एक राज्य है वो भी एक छूटने की नौबत पर, उस कगार पर पहुंच गया है। कर्नाटक में ये 2.5 साल वाला झगड़ा अब जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच चल रही ये कुर्सी की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। अब ये बिल्कुल साफ है कि डीके शिव कुमार अब अपना हक चाहते हैं। वो कहते हैं मुझसे वादा हुआ था कि 2.5 साल सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री रहने के बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो अब वो वादा पूरा किया जाए। लेकिन सिद्धरमैया अब कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और डीके इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच आपको बता दें, डीके शिव कुमार का एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने पहली बार इस बात को खुलकर कहा कि हां, ये हमारे बीच में बात हुई थी। पार्टी आलाकमान का भरोसा हमें दिया गया था कि 2023 के बाद के चुनाव के नतीजों के बाद कि 2.5 साल पहले सिद्धरमैया और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और यह गोपनीय समझौता था। इसके बारे में 5-6 लोग ही जानते हैं जो वहां पर मौजूद थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब डीके शिव कुमार इस विषय पर कुछ भी खुलकर बोले, वरना ये 2.5 साल उन्होंने कुछ नहीं कहा। 20 नवंबर को वो 2.5 साल पूरे हुए हैं। डीके शिव कुमार से जब भी पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये पार्टी के मामला है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। और दूसरी तरफ सिद्धरमैया बार बार ये इसी सवाल पर ये कहते थे कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। मुझे 5 साल का मैंडेट है, जनता ने मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया है, मैं 5 साल पूरे करूंगा। आप खामखा कि इन बातों को अफवाहें मत फैलाइए। डीके शिव कुमार ने वाकई सब्र किया। डीके शिव कुमार ने पार्टी का डेकोरम भी माना, पार्टी का जो डिसिप्लिन होता है उसका भी पालन किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अति हो गई उनके साथ भी। अब डीके शिव कुमार को लगता है कि जो करना हो आलाकमान साफ साफ कहे। कम से कम जो बातें उस कमरे में बैठ के जिनके सामने भी हुई हो, जिनका इशारा अब डीके शिव कुमार कर रहे हैं, वही लोग कम से कम उनको साफ साफ बता देंगे कि करना क्या चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, शुरुआत में कहा जाता था, जब ये चर्चा जब सरकार बनी भी थी, कि राहुल गांधी की पसंद सिद्धरमैया है और सोनिया गांधी ने आश्वासन दिया था डीके शिव कुमार को। क्योंकि ये सरकार बनने के बाद सबकी दौड़ दिल्ली की लगी थी और दिल्ली दरबार में, मतलब गांधी परिवार के दरबार में सब लोग हाजिर हुए थे। और उसके बाद डीके शिव कुमार चुपचाप घर चले गए। उस वक्त ये हुआ कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाइए, उप मुख्यमंत्री भी बन जाइए, आपको बड़े प्रभाग भी दिए जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी को रहने दीजिए। और सिद्धरमैया जी की तरफ से उस वक्त दलील शायद ये दी गई थी कि मेरा आखिरी चुनाव है, मेरी तो उम्र हो चुकी है, अब मैं इसके बाद मुझे कब मौका मिलेगा सरकार को लीड करने का, तो इस बार मुझे एक अंतिम मौका दिया जाए। अब डीके शिव कुमार के कह देने के बाद अब कांग्रेस से जो मर्जी आकर के कह दे कि ये बीजेपी की प्लांटेड खबरें हैं, ये तो अफवाहें हैं, ये तो मीडिया क्रिएशन है, अब उस सबसे बात नहीं बनेगी। आप सुनिए डीके शिव कुमार की बात। ನನಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಇದು ನಮ್ಮ 5-6 ಜನದ ಗುಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಪಾರ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೈರೋಂಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು ನಂಬಿರೋದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರದ ಮುಜುಗರ ತರಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷನ ವೀಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ನಾವು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದರೆ ನಾವು. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ CM ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಿರಿಯರು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು 7 ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜೆಟು ಮಂಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ 28 ಗುರಿ ನೋಡಿ 29 ಗುರಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ। तो देखिए, डीके शिव कुमार अभी भी यही कह रहे हैं कि मैं पार्टी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं पार्टी हित में ही काम करूंगा। वो कह रहे हैं मैं अपनी अंतरात्मा को देख करके बात करता हूं। बार बार वो कहना यही चाह रहे हैं कि ये बातें जो हैं ये पर्दे के पीछे की बातें हैं और ये हम कुछ लोगों के बीच में हुआ एक फैसला था, एक किस्म का अनसेड अग्रीमेंट था, जिसको सिद्धरमैया इग्नोर कर रहे हैं, मानने से इनकार कर रहे हैं और पार्टी आलाकमान फैसला नहीं कर पा रहा। अब डीके एक सीक्रेट डील की याद दिला रहे थे, तो उसी वक्त बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने पार्टी हाईकमान से इस मामले में जुड़े भ्रम को दूर करने की अपील की और कहा कि अब साफ किया जाए कि क्या करना चाहता है पार्टी नेतृत्व, क्योंकि यह सवाल बार बार उठता है। ಈಗ MLAಗಳು ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ನೋಡೋಣ ಜನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್. ಹೈಕಮಾಂಡು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈ ಫೈಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಸೇ ಟು ದಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಟು ಪುಟ್ ಎ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್. अब देखिए दोनों बातें नहीं हुई हैं। डीके शिव कुमार ने अगर पहली बार कहा कि कोई सीक्रेट एग्रीमेंट था, तो सिद्धरामैया भी पहली बार ये कह रहे हैं कि इस विषय पर फैसला करे हाईकमांड, भ्रम की स्थिति दूर करे। वरना अब तक वो क्या कहते थे, ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई भ्रम है नहीं है, तो आप लोग मीडिया वाले बार बार भ्रम फैला रहे हैं। पहली बार उन्होंने कहा कि हाँ ये असमंजस की स्थिति है, इसको पार्टी आलाकमान दूर करे। अब आप पूछेंगे पार्टी आलाकमान कहाँ है, तो हाईकमांड तो बेंगलुरु में था। हाईकमांड तो कल ही बेंगलुरु से दिल्ली आया है। खड़गे साहब पिछले कई दिनों से बेंगलुरु में थे और उनकी उस वक्त खबर यह भी आ रही थी कि डीके शिव कुमार को उन्होंने कई बार मिलने के लिए बुलाया, लेकिन इतने नाराज थे डीके शिव कुमार की वो उनसे मिलना भी नहीं चाहते थे। सिद्धरामैया से उनकी कई बार की मुलाकात हुई, लेकिन फिर कल जब वो एयरपोर्ट पहुंचे थे उस वक्त डीके शिव कुमार गाड़ी में उनके साथ थे खड़गे साहब की, ये बताया जा रहा है। तो ये मामला पूरी तरीके से अब विस्फोटक होकर दिल्ली पहुंच गया है। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गई, हमारी सहयोगी। अब वो आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। अब ये सीक्रेट डील की बात तो डीके ने खुल के कह दी विजय लक्ष्मी, अब तो और कुछ कहने सुनने को बाकी रहे नहीं, कि अब तो बात केवल इतनी है कि इस डील को पूरा करेगा कांग्रेस हाईकमांड या नहीं। देखिए सौरभ, इस बार जो है स्थिति थोड़ी डिफरेंट लग रही है। हालांकि इस तरह की डील्स जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन डील को कमिट जो है वो नहीं किया कांग्रेस आला कमान ने, और अलग अलग तरह के रीज़न बताए गए। तब भी छत्तीसगढ़ के मसले में तो खास तौर पर कहा गया था कि कोई डील ऐसी नहीं हुई जो आला कमान के द्वारा कमिट की गई। लेकिन यहाँ पर डीके शिव कुमार बार बार कह रहे हैं कि उनको जो कमिटमेंट है वो कांग्रेस की जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी, उनका भी वो नाम लेते हैं, और आला कमान का एक तरीके से वो कहते हैं कि उनको एक जो कमिटमेंट है वो किया गया। अब जो सौरभ सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आला कमान ने तय कर लिया है कि सिद्धरामैया के नाम पर ही जाएंगे। बात जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो उस पर डिस्कशन जो है वो डेलिब्रेशन कांग्रेस के भीतर चल रहा है। दिसंबर में जब असेंबली का सेशन हो जाएगा उसके बाद कोई डिसीजन कांग्रेस पार्टी लेगी, और अगर चेंज हुआ तो सिर्फ डीके शिव कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों जी परमेश्वरा या कुछ और नामों पर चर्चा भी मीडिया में आई और इन लोगों ने भी कहा कि वो भी तैयार हैं, लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि अगर सिद्धरामैया हटते हैं तो उस सूरत में सिर्फ डीके शिव कुमार ही कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वहां पर कर्नाटक में होंगे। अब ये जो सारी लड़ाई है सौरभ, ये 2028 की है, क्योंकि कांग्रेस को पता है 2.5 साल चले गए, गारंटीज हैं, इंप्लीमेंट हो रही हैं, मेजॉरिटी वाली सरकार है वहां पर कांग्रेस पार्टी की, तो कोई ऐसे थिन मार्जिन वाली सरकार नहीं है। तो ये सरकार अपना 5 साल पूरा करेगी। अब अगला चुनाव है वो किसके नेतृत्व में है, और उस चुनाव में किसके नेतृत्व में जाने में ज्यादा फायदा हो, इन्हीं प्रो और कॉन्स पर चर्चा जो है। लेकिन आप एक बड़ी बात कह रही हैं विजय लक्ष्मी, वो ये कि सरकार का नेतृत्व परिवर्तन हो, ये आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, इस पर बात हो रही है। बिल्कुल सौरभ, अब हमारे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता है। डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, प्रो और कॉन्स पर चर्चा जो है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। अगर चेंज होगा भी तो सिर्फ यही होगा कि सिद्धरामैया को हटा करके डीके शिव कुमार को बनाया जाए। डीके शिव कुमार क्योंकि कांग्रेस की पूर्व प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से घनिष्ठता है उनकी, और कांग्रेस को लगता है वोका लिगा का जो सपोर्ट बेस है, पिछली बार 25 वोका लिगा एमएलए चुनकर के आए थे जिस कम्युनिटी से डीके शिव कुमार आते हैं। 10 एमएलए आए थे कोरबा कम्युनिटी जिससे सिद्धरामैया आते हैं उस कम्युनिटी से, लेकिन क्योंकि कोरबा के साथ बाकी और कम्युनिटीज जो हैं वो लामबंद हो जाती हैं, इसलिए एक मोटा चंक वहां बन जाता है। लेकिन वोगा लिगा और लिंगायत समाज को कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर अभी जो डेलिब्रेशंस हो रहे हैं उसमें निराश नहीं करना चाहती है, और डीके शिव कुमार को अगर हटाते हैं तो 2028 में इस समाज की जो है वो नाराजगी भुगतनी पड़ सकती है, जो कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ सकती है। बस समझ में आ रहा है कि भाई परेशानी तो है कांग्रेस के लिए, लेकिन ये तो तब सोचना था ना जब वादा किया था, या तो उसी वक्त कांग्रेस हाईकमांड जो भी है हाईकमांड उस वक्त फैसला करता है कि भाई नहीं सिद्धरामैया है तो ये 5 साल के लिए ही है। अब आपने जब 2.5 साल का ये उस वक्त वादा किया तो अब ठीक है, डीके शिव कुमार कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका। इसमें और बहुत सारे एलिमेंट हैं, इसमें पैसा है, इसमें पार्टी टूटने की आशंका है, इसके अंदर जाति है जो आपने वोकलिंगा की अभी बात सुनी, और इसके अंदर आरक्षण भी है। ये भी मैं आपको बताता हूँ सारे एंगल कैसे आ रहे हैं। पहले प्रोफेसर साहब भी आ गए स्टूडियो में, से स्वागत है आपका। समीर जी, अब एक खबर, स्वाति चतुर्वेदी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक खबर दी है। उन्होंने ये कहा है कि ये सारा मामला जब दिल्ली पहुंचा
तो कांग्रेस के लिए ये तो प्रॉब्लम है ही कि भाई वहाँ 3 राज्य है, उसमें से सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटका, सबसे ज़्यादा पैसे वाला परिवार है डीके शिव कुमार और इनके भाई जो हैं, और वो रिसोर्सेज जो हैं ये हाँ एटीएम है ये, तो एक तो वो बहुत बड़ी बात है। और ये डीके शिव कुमार तो जेब में पैसा लेके चलते हैं, जहां कोई दिखता है उसको पैसा बांटना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि सिद्धारमैया जब दिल्ली आए तो उन्होंने राहुल गांधी को एक नई बात जो है, एक नई पिच सेल कर दी है। उन्होंने कहा साहब इनके पास तो 10 ही एमएलए हैं, आप किस चक्कर में पड़े हो, 10 एमएलए हैं, कोई सरकार नहीं ले जा सकता है हमारी, ये डीके शिव कुमार। और दूसरा कि हमें तो अभी और बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है। वो बड़ा प्रोजेक्ट क्या है? उनका कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी को रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, ये बात जो है समझा दी है कि ये हमारा अगला बड़ा मुद्दा होना चाहिए और इसकी शुरुआत हम कर्नाटक से कर सकते हैं। नेतृत्व परिवर्तन के बारे में भूल जाइए। देखिए, अब कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस के पास ले दे के 3 राज्य, एक तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है और कर्नाटक है। और इसके पहले कांग्रेस ने इसी असमझ की स्थिति के अंदर अपना राजस्थान आपने गंवाया, सचिन पायलट और अशोक गहलोत लड़ते रहे, आप निर्णय ले नहीं पाए, चुनाव हुए, कांग्रेस बुरी तरीके से हारी। छत्तीसगढ़ में यही चलता रहा, टीएस सिंहदेव के और भूपेश बघेल के साथ यही चलता रहा, आप वहां नहीं कर पाए। हिमाचल प्रदेश में अभी भी सुक्कू बनाम प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष रही, अभी तो हटा दिया, प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बेटे विक्रमादित्य भी चाहते हैं, तो वहां हिमाचल प्रदेश में अलग चल ही रहा है। बस तेलंगाना ऐसा है कि रेवंत रेड्डी वहां पर अभी इनको कोई चुनौती नहीं है, वो बने हुए हैं। वो ऐसा तो नहीं कि कर्नाटका में ये पहली बार हुआ है, इसके पहले भी कर्नाटका से आपके विधायक टूटकर चले गए थे और सरकार चली गई थी। और अब अगर देखा जाए तो जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है, ऐसा शायद ये कर्नाटका अकेला राज्य होगा जहां दोनों का विधायकों में डबल का फर्क है। अगर 224 विधायकों की अगर कर्नाटका की स्ट्रेंथ है तो आज 135 विधायक कांग्रेस के हैं और 65 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 24 विधायक जो हैं वो जेडीएस के। अगर इंडिया की मिला ले तो इंडिया के 89 विधायक है अगर कर्नाटका के अंदर, और इनके 135 है, तो सिर्फ 23 विधायक तोड़ना है डीके शिव कुमार को सरकार गिराने के लिए, क्योंकि सिर्फ 23 चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के 89 है ना, 89 इनके हैं जी, फिर और 24 विधायक, 112 चाहिए सरकार बनाने के लिए। बीजेपी और एनडीए के 89 124 चाहिए। हाँ, 23 विधायक अगर वो तोड़ लेंगे तो सरकार गिरेगी और 28 विधायक ले आएंगे तो सरकार बना लेंगे वो। तो ऑपरेशन कमल हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बन सकते हैं। बिल्कुल, देखो वो बीजेपी के साथ सरकार बनाए न बनाए ये बात की बात है, लेकिन वो 23 विधायक उनके पास है, वो चाहेंगे तो सरकार गिरा देंगे, क्योंकि 23 विधायक टूटते ही सरकार गिरना तय है। मैं आपको बताऊं, मेरे 2.5 साल में ये सवाल कई बार हम लोगों ने भी बात की, कभी सामने से जवाब ये नहीं आया कि डीके शिव कुमार सरकार तोड़ सकते हैं या पार्टी तोड़ सकते हैं, कभी किसी ने नहीं कहा। देखिए, ये पहली बार है, ये पहली बार है जब ऐसा कहने वाले लोग भी मिल रहे हैं कि अब डीके शिव कुमार का सबर जो है वो बस हो चुका है। एक बात भी और लाइन जोड़ दूं, दर्शन कर लीजिए पहले, दर्शन कर लीजिए पहले, राहुल जी के दर्शन। अरे हाँ, आ गए लौट। संविधान दिवस पर आज दिखे हैं, संविधान पार्लियामेंट में थे, यही तस्वीरें जो है ढूंढ रहा था। संविधान की सर बात करते हैं, जो अगर संविधान के दिन नहीं आएंगे तो क्या हमेशा संविधान लेकर चलते हैं, आज भी संविधान लेकर गए होंगे, बड़ी कृपा की होगी। देखिए, डीके शिव कुमार तो कांग्रेस के खून से निकले हुए, मतलब वो कहते हैं कि मेरा खून निकालोगे तो कांग्रेस का खून नहीं निकलेगा। सिद्धारमैया कांग्रेस के प्रोडक्ट नहीं है, वो तो जेडीएस से आए थे, उसके बाद वो बने। डीके शिव कुमार जो खाटी कांग्रेसी है, जो पूरे संघर्ष में रहे, जेल गए लेकिन कांग्रेस ने छोड़ी। अगर आज डीके शिव कुमार स्टेज पर चले गए कि वो कह रहे हैं कि 3-4 लोगों को मालूम था हाईकमान को फैसला करना है, तो वो अंदर से कितने दुखी क्या ये बात क्या उनकी और बीजेपी के बीच कोई बात हो सकती है या हो रही है? नहीं, मुझे इसकी संभावना नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनकी बात हुई होगी, लेकिन ये है कि अगर उनके साथ ऐसा होता रहा तो हो सकता है कि वो सरकार गिरा दे, जाए ना जाए बात की बात है। ये फिर बता दूं, आप ये जो तस्वीरें आज देख रहे हैं, संविधान दिवस पर पार्लियामेंट में जो सेंट्रल हॉल में जो कार्यक्रम हुआ वहां की तस्वीर देख रहे हैं आप। राहुल जी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब लोग वहां पर थे। राहुल गांधी जी कुर्ता पजामा भी आज पहन करके आए थे, फॉर्मल इवेंट था, तो उन्होंने कहा कि चलो ये भी सही, लेकिन ये लड़ाई तो सुलझानी राहुल गांधी को पड़ेगी अब, क्योंकि और कौन करेगा? सोनिया जी ने अगर डीके शिव कुमार को वादा किया भी था तो कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई अब सोनिया जी भी कई बार ये कह देती हैं कि अब राहुल जी तो वो सुनते नहीं, राहुल जी करते हैं जो करते हैं, तो फिर अब राहुल जी की पसंद तो सिद्धारमैया है, फिर क्या होगा आगे? त्रिपाठी जी नहीं, मतलब क्या ये भी पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि राहुल जी की कोई पसंद है? सुनते थे, क्योंकि पसंद वगैरह तो तब होती है ना जब आप बहुत शिद्दत से कोई रणनीति बनाते हैं, उसको अमल में लाते हैं। मान लीजिए कुछ हो गया तो आप हाई कमांड पे बैठे हुए हैं, तो कोई भी जो एक होगा वो आपकी पसंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें पेच है। और देखिए, यहाँ चूंकि दोनों सदनों के नेता के तौर पर खड़गे जी और राहुल जी हैं,
और उनको उसी तरह का सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति के साथ, लोकसभा अध्यक्ष के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, मतलब उसी सम्मान में है वो। जो भारत के लोकतंत्र की बात होती है उसकी भी बात करना बहुत जरूरी। ये जो चित्र है ना, ये बड़ा सुंदर चित्र है, और जो लोग बार बार कहते हैं तो उनको जरा देखना चाहिए कि राहुल गांधी भले वो अपने हिसाब से एलओपी के महत्व को न समझें, लेकिन जब संविधान दिवस मनाया जा रहा है तो सेंट्रल हॉल में उनकी भी जगह उसी तरह से है जो एलओपी की जगह, उसी मंच पर, उसी मंच पर। अब कर्नाटक की बात, तो एलओपी के बगल में भी एक साहब खड़े हैं और वो राज्यसभा में नेता है। उनके मन की टीस है कि भाई सब तो ठीक है, हम इतना संघर्ष करके आए, इतना हम्बल बैकग्राउंड, हमारे में क्या दिक्कत है जो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। और इस अध्यक्ष से, जहां अध्यक्ष होकर भी आपको कहना पड़ता हो कि हाई कमांड निर्णय लेगा, तो उसमें तो मुख्यमंत्री अच्छा है। अभी फिर बोला उन्होंने, एक बार कुछ महीने पहले बोला था, अभी फिर बोला। दरअसल अब मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें, मतलब जिसको कहते हैं ना कि उनके स्वप्न बड़े होने लगे हैं। वो उनको लग रहा है कि यही वक्त है, किसी दिन हमारा स्वप्न साकार होगा। और कई बार लोग कहते हैं ना कि आप जो हासिल न कर पाए, अगर वो पुत्र हासिल कर ले तो उसकी जो खुशी होती है वो मतलब अभूतपूर्व होती है। तो अब इनको लगता है कि प्रियांक खड़गे के इस मारामारी में, क्योंकि जिस तरफ अब शिव कुमार जा रहे हैं, अच्छा एक बात समझिए, डीके शिव कुमार पावर हर तरह का है, पैसा वाला भी है, दबाव वाला भी है, प्रबंधन वाला भी है। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में सरकार का हुआ था, जो क्या बोलते हैं इनकी अघाड़ी है, नहीं एक युति है, एक अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी, तो उनकी जब सरकार बनने वाली थी तो यही मैनेजमेंट के लिए बेंगलुरु से गए थे वहां होटल में, सबको देखना, सबको व्यवस्था करना। तो और हर जगह जहां फंडिंग से लेकर सबकी जरूरत हो तो डीकेएस उसके लिए जाने जाते हैं। अब वो निकल कर जाएंगे, इसमें मुझे अभी भी थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि एक तो ये राजस्थान नहीं है। जैसे राजस्थान में क्या था, सिर्फ वसुंधरा वाला मसला था और लोगों का ऐसा नहीं था जो हाईकमान के उधर चले जाएं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, भले ही वहां सरकार नहीं बन रही हो, कम बनी हो, कम बहुमत से बनती हो, गिर जाती हो, लेकिन कर्नाटक में नेता बहुत बड़े बड़े हैं। वो डीकेएस की जगह खाली करने के लिए तैयार नहीं, नंबर एक। दूसरा, जो आपने कहा या समीर जी ने कहा, वो एकमात्र तरीका है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरह वो भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार हैं तो किसी भी दिन सरकार गिर जाएगी। यानी आपको राज्य का मोह छोड़ना होगा और केंद्र में एक भूमिका आप तय कीजिए, तुरंत अभी सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या वो करना चाहेंगे? डीकेएस ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ के लोग कह रहे हैं कि सबके बावजूद सिद्धा का करियर बस यही है, ये जो आप 26 तक कर लें, 27 तक कर लें, 28 तक कर लें। लेकिन इस लड़ाई में जो जिसको कहते हैं ना कि जो खड़गे जी खेल खेल रहे हैं, उस चक्कर में सरकार गिर सकती है क्या? तो भले दिख नहीं रहा हो, लेकिन मैं भी इससे सहमत हूं कि सरकार गिर सकती है। देखिए, गिर सकती है आप कह रहे हैं, बिल्कुल। और आपके दूसरे सवाल की खड़गे साहब जो है वो अपना नंबर या पुत्र का नंबर लगाना चाहते हैं, तो विजय लक्ष्मी ने जो भी खबर दी वो इंपॉर्टेंट है कि ये बात तय है कांग्रेस लीडरशिप में, या तो सिद्धरमैया या डीके शिव कुमार, तीसरा कोई नहीं। ये सब जानते हैं, लेकिन आप इसको यूं समझिए ना, जब झगड़ा होगा और मान लीजिए हाईकमांड ने कहा कि नहीं सिद्धारमैया को उतरना ही है, तो सिद्धारमैया कहेंगे ठीक है, हमें तो कोई पद का मोह नहीं। ना, ये बात हो चुकी है। हाँ। ये रिपोर्टेड है कि इस बात को सबने नकार दिया कि सिद्धारमैया की जगह कोई और स्वीकार नहीं होगा, होंगे तो डीके शिव कुमार ही, वरना कोई और नहीं। हाँ। ये आज भी कोई जगह मैं इस बात को पढ़ रहा था। डीके शिव कुमार के साथ एक प्रॉब्लम और है, उन बीजेपी के साथ जाना, अगर वो ऐसा सोचे कभी, क्यों सूट करता है? और मुख्यमंत्री उनके बनने में सबसे बड़ी अड़चन और क्या है सिद्धारमैया के अलावा? उनके कोर्ट केसेस, इनके ऊपर बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, उसमें करप्शन के केसेस भी हैं। अब सवाल यह कि मान ले कांग्रेस इनको बना दे मुख्यमंत्री, तो इनको तो परेशान करना बड़ा आसान है सरकार के लिए। इनके खिलाफ ये तो भी जेल में भी इनको जाना पड़ा था कई दिनों के लिए। आप ये संभावना बता रहे हैं कि भाई उनके पास केसेस बहुत हैं, तो वो बीजेपी में जाना उनके लिए आसान मैं तो बिल्कुल नहीं, इससे छुटकारा मिलेगा। हाँ, वही मतलब कि वही छुटकारा मिलेगा। जैसे अजीत पवार, तो वो अजीत पवार के साथ क्या हुआ? सही बात है। एक तो बात वहां से शुरू करते हैं जहां उस पर मुझे बहुत गंभीर आपत्ति है। आप बार बार खड़गे साहब को कह रहे थे कि वो कर्नाटक में हाईकमान वहां मौजूद थे। अरे खड़गे साहब खुद नहीं मानते, आप उनको जबरदस्ती हाईकमान बनाए हुए हैं। खड़गे साहब के हाईकमान जो है वो फैसला करेंगे ना, खड़गे साहब हाईकमान नहीं है। अब देखिए, जो सिद्धारमैया ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका मतलब ये जो विवाद है वो इस जगह पहुंच गया जहां अब इसका कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। अभी बहुत दिनों से ये चल रहा था। डीकेएस ने भी जैसे बोला है कि भाई सीक्रेट डील है, सीक्रेट डील है। तो अभी हर्षवर्धन जी बता रहे थे कि भाई उन्होंने जैसे 100 रुपए का गुप्त दान किया तो किसी को बताया नहीं। ऐसे वो शिव कुमार जी ने बताया कि वो गुप्त समझौता हुआ था कि भाई 4-5 लोगों के बीच में कि चीफ मिनिस्टर बदला जाएगा, तो वो उन्होंने भी किसी को जाहिर नहीं किया।
नहीं सर, नहीं, मतलब ये बताइए, गुप्त को अगर कह दिया जा रहा है कि आपने दान ही नहीं किया। लेकिन ये ईमानदारी से बताइए। मैं तो मानता हूं डीके शिव कुमार ने बहुत गरिमा रखी है 2.5 साल। बहुत ज्यादा रखा है, बहुत रखा है, और वो बहुत ताकतवर है। और संगठन राष्ट्रीय स्तर पर भी, और कांग्रेस का जब भी संकट रहा है तो डीके शिव कुमार खड़े रहे हैं। और ये वाला जो भ्रम बार बार फैलाया जाता है कि सिद्धारमैया साहब के पास जाति का एक आधार है, लेकिन क्या उससे सरकार गिर जाएगी? मान लीजिए डीके शिव कुमार को बना दे, कोई फर्क आज की राजनीति में ऐसे नहीं पड़ता कि डीके शिव कुमार को सिद्धारमैया की जगह बना दिया जाए। कांग्रेस ये खुद भी तो मजबूत जाति से खुद मजबूत जाति से आते हैं, वोकलिका से वो आते हैं, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं। बल्कि कोरबा का भी कोई इतना बड़ा ग्रुप नहीं है कि जिसको लेकर वो कहा वो जाए। जो ओबीसी और प्राइवेट रिजर्वेशन वो प्राइवेट सेक्टर का आपको कार्ड याद खेल हो रहे कि हैं। पिछली बार जब ये हंगामा हुआ था तो उस दिन वो जाति की वो रिपोर्ट लेकर आ गए थे, जाति जनगणना की, कि भाई सबसे जाति ओबीसी वाली। सिद्धारमैया का कार्ड यही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान को जो भी है, जैसे सौरभ जी मानते हैं खड़गे साहब हैं, तो उन सबको तय करना चाहिए कि इसका फैसला कर लिया जाए। मध्य प्रदेश, कर्नाटक या छत्तीसगढ़ को नहीं दोहराया जाए, जो भी उनको तय करना। लेकिन आपको लगता है कि ये कर्नाटक का मामला उस कगार तक, मध्य प्रदेश वाली कगार तक पहुंच सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि टूट तक पहुंचेगा। डीके पार्टी तोड़ेंगे? डीके पार्टी तोड़ेंगे ऐसा नहीं लगता। डीके इतना प्रेशर बनाएंगे कि हाईकमान थोड़ा सा टूट जाए कि भाई कुछ फैसला करना ही पड़े। कोई ऐसी सूरत हो सकती है जिसमें डीके शिव कुमार बहुत आगे, बहुत एक्सट्रीम हो सकता है। क्या कोई ऐसी सूरत की फिर ये सब्र कर लें और 2.5 साल का अगले चुनाव नहीं, मुझे नहीं लगता। सब्र करने वाला समय अब निकल गया, लेकिन अब वो कितना पार्टी पर दबाव बना पाते हैं। और जैसे आपकी सलाह भी मानी जाए कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए एक अच्छा रास्ता है, तो वो वहां भी हो सकता है। सर, प्रोफेसर साहब, क्या कर्नाटक में सरकार बदलेगी, कांग्रेस पार्टी टूटेगी, डीके सब्र कर लेंगे, कांग्रेस आला कमान ये तय कर लेगा कि आला कमान कौन है हम में से, और वो फैसला कर देगा? देखिए, राजनीति में कोई निश्चितता होती है क्या? राजनीति तो पूरा अनिश्चितताओं का ही खेल है। और अभी आपने कहा कि हम में से कोई यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा था कि डीके शिव कुमार पाला बदलेंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन वो जो समीर जी का जो ब्रेक पीरियड होता है ना, उसमें हम लोग जरूर बात कर रहे थे। मैंने ही ये सवाल उठाया था कि क्या वो हेमंता विश्व शर्मा बन सकते हैं क्या? इसकी संभावना है क्या भारतीय जनता पार्टी में? और मैं थोड़ा इस बात से एक अपडेट दे दूं सर, माफ कीजिएगा अभी, क्योंकि मुझे अभी एक खबर दी जा रही है। 4 दिन पहले डीके शिव कुमार को राहुल गांधी ने एक व्हाट्सएप मैसेज किया था और उनसे ये कहा था आप इंतजार कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। ये राहुल गांधी ने कहा था डीके शिव कुमार को, ये अभी हमें सूचना दी जा रही है। इसका मतलब मामला अब बहुत गंभीर हो गया है, बहुत जी। लेकिन उसके बाद इनकी बात फोन पे हुई हो तो हुई है, मुलाकात तो नहीं, क्योंकि डीके शिव कुमार दिल्ली नहीं आए। सिद्धारमैया दिल्ली आके राहुल गांधी से मिलके गए, खड़गे साहब दिल्ली आ गए हैं, खड़गे साहब और इनकी बेंगलुरु में मीटिंग हुई डीके की, दिल्ली में इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। देखिए, मैं इस संभावना से तो बिल्कुल इनकार नहीं करता कि वो भारतीय जनता पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी तोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं आ सकते हैं। अच्छा, इसकी मुझे पूरी संभावना दिखती है। और कर्नाटक में सच पूछिए तो येदियुरप्पा को छोड़ दें तो कोई पैन कर्नाटक लीडर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतना आज के दिन में कोई मजबूत नेता नहीं दिख रहा है। और जिस प्रकार से कर्नाटक कांग्रेस को इन्होंने संभाला, संगठन तौर पर, प्रबंधन के तौर पर, और जिसे कह सकते हैं सब तरीके से कांग्रेस के गढ़ को उन्होंने एक अवैध किला के तौर पर ढाया। और ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस पार्टी आज उनके साथ नहीं खड़ी होती है, रोटेशन के मामले को नहीं निपटाती है, तो इस संभावना से मत इनकार कीजिए कि उनका किसी दूसरी तरफ जो है उनके रास्ते बदलेंगे नहीं। मुझे ये मान रहे हैं बीजेपी के लिए उपयुक्त है डीके शिव कुमार। उपयुक्त है डीके शिव कुमार। मैं अभी वो एक्सप्लोर करेंगे कि भाई राहुल गांधी के साथ वो बात मेरा ये कहना है सर, कर्नाटक बीजेपी के अंदर लिंगायत का डोमिनेंस है, लिंगायत बड़ा वोट बैंक है। वोक लिंगा को लेकर क्या येदियुरप्पा, क्या बसवराज पाटिल और जितने बड़े नेता मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, सरकार ला रहा है आपको, अभी नहीं होगा सर। बीजेपी खुद सरकार बनाएगी, बीजेपी को पता 2.5 साल बाद सरकार बना लेंगे। तो वही लीडर है, बीजेपी को कोई चिंता नहीं है वहां पर कर्नाटका में। क्यों? इसमें एक और चीज बिना डीके शिव कुमार की भारतीय जनता पार्टी सरकार बना। एक बात कह लें, जोड़ देना, कल जाकर के यदि कांग्रेस पार्टी ये तय कर लेती है कि हमको डीके शिव कुमार को नहीं बना चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो क्या सिद्धारमैया में इतनी हैसियत है कि वो पार्टी तोड़ दे? नहीं है। नहीं है। मैं फिर वो कह रहा हूं,
उनके साथ जब होता है, जब वो मुख्यमंत्री उनको बना दिया जाता है, तो मुझे लगता है आप हमसे बहुत अनुभवी आप सारे लोग हैं सर, लेकिन विधायक तो वहां जाएंगे जहां ताकत दिखेगी। आज जरूरी नहीं है कि वो डीके शिव कुमार के साथ भी हों। आज सिद्धरमैया मजबूत दिखेंगे तो उनके साथ मैंने कहा ना, और यदि खड़गे साहब मैंने कहा कि यदि वो ताकतवर उनके पास सत्ता जाती है तो ये सारे के सारे जो हैं वो उनकी तरफ चले जाएंगे, ग्रेविटेट कर जाएंगे। सचिन पायलट को भी ध्यान रखिए। सचिन पायलट उन्होंने सबर कर लिया, नहीं सबर नहीं की, पूरी कोशिश कर ली, पूरी ताकत लगा ली, मानेसर के होटल हाँ, तक चले गए, बढ़िया खाना वाना खाए। नहीं, कहाँ लाने गए थे, कोई तोड़ने थोड़ी पार्टी गए थे, तो विधायक लेके तो बैठे थे, मानेसर में घूमने गए थे थोड़ा सा। तो डीकेएस वो सब नहीं कर चुके होंगे या उनको नहीं अनुमान होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। डीकेएस सचिन से ज्यादा पावरफुल। कल बीजेपी के एक विधायक की बात, लेकिन कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गए एक विधायक ने ये कहा कल कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी कई शर्तों पर मतलब समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। कांग्रेस से बीजेपी में गए एक विधायक कर्नाटक के, उन्होंने कल ये बात कहा कि मैं पहली बार अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति देख रहा हूं जहां एक पार्टी के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, मतलब विधायक खरीदे जा रहे हैं, एक खेमा दूसरे खेमे के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है पैसे से। पैसे नहीं तो ये तो हुआ है ना वहां पार्टी के अंदर ही। आपने देखा नहीं वो अशोक गहलोत जी ने क्या क्या मैसेज करवाए थे, कौन कौन सी छापे पड़ गए थे, वो सब देखा नहीं था। हाँ, वो तो आप बहुत जल्दी वो पुलिस का उपयोग कर रहे थे ज्यादा। चुनावी हार के बाद लालू परिवार पर एक और वार, एक और झटका। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को, जो पटना में उनका 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला दिया हुआ था, जो उनके पास पिछले 19 साल से था, बतौर पूर्व मुख्यमंत्री, उसे खाली करने का नोटिस दे दिया है। इसी बंगले में लालू यादव की पूरी फैमिली 2006 से रहती आ रही है। ज़्यादा बता देंगे प्रोफेसर साहब, बता देंगे कि वैसे तो बंगला अलग है, तेजस्वी जी को भी मिला है, लेकिन मेरे ख्याल सब लोग इसी में रहते थे। वो जो है, जो बड़े बेटे हैं, बड़े बेटे तेज प्रताप, वो भी अलग रहते थे। उनका भी बंगला शायद खाली कराया जा रहा है। तो वो एमएलए भी नहीं है। हाँ, तो सब लोग पहले, मतलब यही घर था, यही घर है। लालू परिवार का जो एड्रेस है पटना का, वो 10 सर्कुलर रोड ही है, था या कहिए, और ये बंगला अब उनको खाली कराना होगा। ये राबड़ी देवी को मिला हुआ था एक्चुअली बंगाल विधान परिषद में नेता विपक्ष के नाम पर, क्योंकि हाँ, कल आप लोग बता रहे थे वहां पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं बंगला मिलता, तो ये नेता विपक्ष हैं विधान परिषद में। लेकिन बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दूसरा बंगला अलॉट कर दिया, जिसका पता है 39 हार्डिंग रोड। साथ ही राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी अपना बंगला 26 एम स्ट्रैंड रोड खाली करने के लिए कह दिया गया है। पटना का 10 सर्कुलर रोड आरजेडी की सियासी गतिविधियों का हेडक्वार्टर है। लालू परिवार करीब, मैंने आपको बताया, 2 दशक से यहां पर रह रहा है। 2006 से यह आवंटित था उनको, जब वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनी थी। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को अलग सरकारी बंगला मिला हुआ है, लेकिन वो भी 10 सर्कुलर रोड पर अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। तेजस्वी अपने सरकारी घर का इस्तेमाल केवल अपने सरकारी काम के लिए करते थे या पार्टी के काम के लिए करते थे, उनको ही मकान खाली करना होगा। साथ ही बिहार के भवन निर्माण विभाग ने तेज प्रताप को भी अपना घर अब खाली करने के लिए कह दिया, क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं। तो अब ये देखें कि इसका असर जो है वो क्या होता है, और इस पर रिएक्शंस जो हैं वो भी हमारे पास आ रहे हैं। जैसे बेटी हैं इनकी रोहिणी आचार्य, अभी तक तो वो भाई के खिलाफ बोल रही थी, बहुत कुछ बोला उन्होंने तेजस्वी के लिए, अब वो परिवार के साथ खड़ी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला एनडीए की सरकार ने लालू फैमिली को अपमानित करने के लिए किया है, और बीजेपी का कहना है कि हम नजर बनाए हुए हैं, कहीं इस बंगले से भी तो टोंटी चोरी नहीं हो गई। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है, तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं बड़ा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्नमार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोंटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। सरकारी संपत्ति की लूट एक गंभीर मामला बनता है, एक आपराधिक मामला बनता है, और उम्मीद करता हूं कि राबड़ी जी वहां से निकलते वक्त ऐसी हरकत न करेंगे। तेजस्वी यादव जी भी वही रहते हैं, तो आप भी अपनी हरकत को दोहराइएगा नहीं तेजस्वी यादव जी। ये बीजेपी के प्रवक्ता थे, ये कह रहे थे कि जब इससे पहले बतौर पूर्व उप मुख्यमंत्री बंगला मिला हुआ था तेजस्वी यादव को, तो वो जब उन्होंने खाली किया था तो वो उसमें सब सामान वो निकाल करके ले गए थे। वो खबर आपने भी देखी थी, बेड निकल गया था। हाँ, के कारण हुआ सारा डिसीजन। अच्छा, 2017 में एनडीए की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। जब उप मुख्यमंत्री पद छोड़ा
तो सरकार ने कहा, एनडीए की सरकार ने, कि भाई जो 5 देश रत्न मार्ग आपको उप मुख्यमंत्री के रूप में मिला था वो आप खाली कीजिए, दूसरे मकान में आपको शिफ्ट करते हैं। तो उसके खिलाफ ये हाईकोर्ट चले गए तेजस्वी कि भाई मैंने उसके अंदर बहुत पैसा लगाया है और 5 देश रत्न मार्ग मेरे पास रहना चाहिए। हाईकोर्ट में चले गए बिहार सरकार के खिलाफ। तो हाईकोर्ट ने तो वो खाली करने का कहा ही, हाईकोर्ट ने उससे आगे बढ़कर आदेश दिया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए भी जो ए ग्रेड के जो बंगले, A+ के बंगले, वो राज्य सरकार खाली करवाए। जो सारी सुविधा पूर्व मुख्यमंत्री को दी जा रही थी वो हाईकोर्ट ने विड्रॉ कर ली। अब वो विड्रॉ कर लिया, अब वो जाकर इंप्लीमेंट 2025 में हो रही है। तो राबड़ी देवी को उप मुख्यमंत्री के रूप में जो सुविधा मिली थी सर्कुलर रोड की, वो हाईकोर्ट के आदेश में, कि जिसके लिए तेजस्वी यादव अपना उप मुख्यमंत्री का बंगला बचाने गए थे, वो तो छूटा ही उनसे। राबड़ी देवी का बंगला भी जो पूर्व मुख्यमंत्री का था, कोर्ट ने कहा कि भाई जितने ये तो अभी ये तो बताया जा रहा है कि इनको बतौर नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद मिला हुआ है। नहीं, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में था ना, पूर्व मुख्यमंत्री भी रही है ना वो। हाँ। वो पूर्व मुख्यमंत्री के कैटेगरी में रहते थे, वो विधान परिषद। अच्छा, ये बंगला जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री की कैटेगरी वाला, पूर्व मुख्यमंत्री कैटेगरी वाला था। और हाईकोर्ट का निर्णय है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो भी सुविधा का लाभ नहीं ले सकते, उनसे भी खाली करवाओ। और उस आधार पर यह मकान उनसे खाली हो रहा है। तो मतलब अब जो इनको मकान मिलेगा वो नेता प्रतिपक्ष वाले, हाँ, नेता प्रतिपक्ष वाला मिलेगा उनको, उस ग्रेड का जो बंगला, पूर्व मुख्यमंत्री वाला नहीं मिलेगा। तो तेजस्वी यादव जो कोर्ट में गए थे उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उनको, अपनी माता जी को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। बेटा अपना बंगला बचाने के लिए कोर्ट गया और माता पिता का बंगला छीन लिया उसने। जी सर। नहीं, लेकिन मैं वो देख रहा था जो 39 हार्डिंग रोड है और ये 10 सर्कुलर रोड है, उसमें 39 हार्डिंग रोड उससे 3 गुना बड़ा बंगला है। अच्छा। वो 1 एकड़ में फैला हुआ है। ये जो 1 सर्कुलर रोड का बंगला है, जो उन्हें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री 10 सर्कुलर रोड, 10 सर्कुलर रोड। और अब जो 39 हार्डिंग रोड है, ये 3 एकड़ का बंगला है। 1 सर्कुलर रोड जो होता था ना, वो मुख्यमंत्री, लेकिन वो एक पॉलिटिकल, वो उसको वहां पर जिस तरह से उनकी चलती रही है, उसको एक अपमान की तरह से वो देखते क्या हासिल है इसमें? और वो किसी से बंगला नहीं, क्या हासिल है? बंगला तो आप दे ही रहे हो ना उनका दूसरा। हाँ, वही है ना। तो एक कि भाई आपकी सम्मान की बात है, व्यवस्था छोड़ी, और दूसरा वो जो सर्कुलर रोड है, आपने देखा होगा वो चौराहा पटना का पावर सेंटर है। ये बंगला बताते हैं सीएम आवास के ठीक सामने। हाँ, इसीलिए कह रहा हूं, तो वो पावर सेंटर है ना, कि वो चौराहा ही पावर सेंटर है। और फिर उसको ये करना क्यों खाली करवा रहे हैं? क्यों? यदि ये होता कि उनके पास बड़ा होता और उससे छोटे के लिए वो उनको चाहिए, या ये भी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई कि दिया जा रहा है इससे बड़ा बंगला, लेकिन इस पर फिर भी शिकायत है कि ये हमसे क्यों लिया जा रहा है। अब देखें, ये तो होता ही है। 19 साल से हार्डिंग रोड के जो सर 19 साल से रह रहे हैं इसमें, वो मतलब पूरी फैमिली। जाहिर है कि घर के अंदर कुछ व्यवस्थाएं आदमी अपने हिसाब से कर लेता है ना, तो इसमें सब कुछ किया हुआ होगा उन्होंने। नहीं, वो नहीं है, एक व्यवस्था की बात होती है। लगता है कि भाई यहाँ ये पटना में उनका जो लालू फैमिली का जो घर है, जो कार्यकर्ताओं के लिए, और वो सब भी बात होती है। लेकिन राबड़ी जी को समझना चाहिए कि ये सरकार तो चिराग पासवान से भी बंगला खाली करवा लेती है, जो उनके सहयोगी रहे। तो राबड़ी जी तो अपोजिशन में। अब बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी जी डिप्टी सीएम का बंगला छोड़ के गए थे तो सामान निकाल के ले गए थे। अब देखते हैं इसमें कुछ करते हैं। अब देखिए, इसका मेरे पास तो जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही होगी तो निश्चित उनके पास कुछ न कुछ होंगे कहने के लिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा आरोप लगा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हार्डिंग रोड जो है वह भी वहाँ के पूरा पॉलिटिकल हब जैसा है। जितने मंत्री के आप बंगले देख रहे हैं वो हार्डिंग रोड के दाएं बाएं, वो एक बड़ा एक वीआईपी एरिया वो माना जाता है। सर्कुलर रोड भी है, लेकिन वो वहाँ एक ही चीज है कि वो मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने है। आप बेली रोड से यदि आप घुसते हैं तो लेफ्ट हैंड में, यदि पटना के मेन डाक बंगले से आ रहे हैं तो लेफ्ट टर्न करते हैं तो वो सर्कुलर रोड की तरफ जाता है। उसी में मुख्यमंत्री का आवास भी आगे जाने पर है। राजभवन भी वहां से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। पटना का एक बड़ा खूबसूरत पार्क जिसमें आपने प्रधानमंत्री जी का ये किया था, वो भी वहां से ज्यादा दूरी नहीं है। एड्रेस है, एक वीवीआईपी है। लेकिन हार्डिंग रोड में भी मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई, वहां भी सारे मंत्री लोग, वहां जितने कैबिनेट मंत्री, मैं आज से नहीं, मैं तो 1982-84 से देख रहा हूँ जितने बड़े कैबिनेट मंत्री के सामने रह रहे, तो मंत्रियों के सामने तो शैडो सीएम वाला बंगला हो गया ना। नहीं, अच्छा मैं आपको एक चीज और दिखा दूं सर। ईगो का एक सवाल है। ईगो का है कि आपने हमसे बंगला कैसे खाली करा लिया। अब वो दूसरा, और यहाँ पर ईगो दोनों तरफ की है ना, है तुम ही क्यों रहोगे इस बंगले में? भाई अधिकार है ना, ये सरकार को अधिकार है बंगला अलॉट करने का। अब ये हो क्यों रहा? क्योंकि इस बार बिहार में व्यवस्था बदल गई है। मतलब आपको सरकार एनडीए की ही दिख रही है, सरकार में भी बहुत कुछ बदल गया है। अब सम्राट चौधरी जी ने जो होम मिनिस्टर पहली बार बीजेपी को दिया गया, उसमें जो उन्होंने फैसले किए हैं अभी कि माफिया को हम यूं कर देंगे तो यूं कर देंगे, बुलडोजर हम यहां भी चलाएंगे, हम एंटी रोमियो स्क्वाड बनवाएंगे, मतलब वो जो जंगल राज का जो नैरेटिव बीजेपी को काम आता है चुनाव में,
अब उस पर सख्त प्रहार और दिखने वाला प्रहार करें, ऐसा कह के शायद गृह मंत्रालय लिया गया हो नीतीश को। अच्छा, मुझे तो कोई ये भी कह रहा था कि ये डन डील पहले ही हो गई थी कि भाई इस बार हमारे पास रहेगा, होम मिनिस्टर हमारा होगा इस बार। तो ये नीतीश जी से पहले ये बात हो चुकी थी, ऐसा किसी ने जानकारी दी। तो सम्राट चौधरी अब उस लीक पर आगे बढ़ रहे हैं कि ये बीजेपी का शासन है, सिर्फ एनडीए ना समझें इसको, बीजेपी का शासन है। सुनिए। एक बात बताइए, अनंत सिंह के खिलाफ जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई हो, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने, किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करे। सीधे सीधे एक लाइन में कहें तो ये योगी मॉडल बिहार में दोहराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कोई कहे ना कहे, कम से कम सम्राट चौधरी जी की बातों से तो ऐसे ही लगता है। त्रिपाठी जी बंगले वाली बातें भी कही थी। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मैंने कहा था कि भाई मेरा अनुमान गलत हो गया, नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए। मैंने कहा था नहीं बनेंगे, भाजपा का बनेगा। तो अब मैं कहूँ कि अनुमान गलत हो गया या सही हो गया? आधा आधा। तो अब आ गए, आधे आधे पर आ गए। अभी थोड़ा और चलनी, कहते हैं ना पानी और उतरेगा अभी। लेकिन इस पर थोड़ा गंभीर चर्चा होनी चाहिए। क्या किसी राज्य में किसी नेता को बंगला मिलना राष्ट्रीय टेलीविजन की बहस का हिस्सा बनना चाहिए? क्या देश के पत्रकार, देश के विश्लेषक, बुद्धिजीवी जो भी हैं वो इस पर चर्चा करें और उसके 2 पक्ष हो जाएं कि राबड़ी जी का क्यों बंगला छीन लिया गया? आप जरा सोचिए, नेता क्या कह के आते हैं, हम तो समाज सेवा के लिए आ रहे हैं। और बंगला तो बड़ा शानदार है भाई, वो जो नया 39 हार्डिंग रोड है, बस उसमें वही है कि गेट भगवा है, हो सकता है ये परेशान कर रहा हो। मतलब जो बड़ी परेशानी है, वरना तो बड़ा शानदार बंगला है, वो इतना सुंदर दिख रहा है। तो गेट का तो और जरा कलर सोचिए, तो कभी भी बदला जा सकता है। वो अलग बात है, लेकिन शायद वही उनको पीड़ा दे रहा है। जरा सोचिए, ये नेता लोग हैं आपके जो कहते हैं कि हम तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा के लिए आते हैं, वो बंगले की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बंगले में भी उसी शहर में उसी जगह पे एक रोड से निकल के दूसरी रोड पे आना है। 3 गुना बड़ा बंगला नहीं है, 3 गुना बड़ा बंगला हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि राजनीति में आपकी सेवा के नाम पर किस तरह का उपभोग, और दूसरा शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन हो तो वही रहा है। और क्या यह किसी का विशेषाधिकार हो सकता है? अगर विशेषाधिकार है फिर तो यह राजशाही हो गई कि मेरा महल हो गया, अब इस पे कोई और नहीं आ सकता जब तक कोई और कब्जा न करे। लोकतंत्र में तो मेरा मानना है कि हर 5 साल के बाद जब सरकार बदले तो मुख्यमंत्री के बदले बंगले की बात अलग है, वरना सारे बंगलों को जरूरत है तो उसको बदला ही जाना चाहिए। किसी का विशेषाधिकार नहीं हो सकता है। और बिहार में बहुत सारी बीजेपी निश्चित तौर पर अब उसी राह पर चलेगी जो आप कह रहे हैं। आप एक लाइन कह लीजिए। देखिए, कहीं भी आप जाएं विदेश वगैरह में, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, प्रधानमंत्री जिस दिन खाली कर ये त्याग पत्र देते हैं, अगले दिन अपना बोरिया बिस्तर बांध कर बिल्कुल सब जगह। अरे साइकिल पर जाते हैं वहां तो प्रधानमंत्री साइकिल पर पार्लियामेंट चला जाता है, प्राइम मिनिस्टर। अब हमारे यहाँ ये तो एकदम एक एंटाइटलमेंट हो गया कि एक बार हम बन गए तो बंगला हमारे बपौती जैसी हो गई। अच्छा है कि इस पर बहस कर रहे हैं हम लोग। बंगाल की बात आगे कर लेते हैं। बंगाल में चुनाव है, लेकिन बहस हो रही है बंगाल में आज बाबरी मस्जिद को लेकर के। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दरअसल बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगाए गए। कल जब वहां अयोध्या में धर्म ध्वज फहराई जा रही थी ना राम मंदिर पर, तो वहां पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के पोस्टर लग रहे थे और उसमें कहा गया कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा। 6 दिसंबर वो दिन जिस दिन बाबरी ढांचा गिराया गया था। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर की ओर से लगवाए गए और हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे और इसका शिलान्यास हम 6 दिसंबर 2025 को करेंगे और खासकर 6 दिसंबर की तारीख हमने इसके लिए चुनी है। सुनिए। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद
3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी, मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देगी। अब्बास सिद्दीकी को आप बोल रहे थे? अब्बास सिद्दीकी तो जाएगी, वो तो लीडर नहीं, कोई राजनीति लीडर नहीं है, वो लोग तो फुरफुरा शरीफ को अच्छा आदमी है। अब ये बयान चल रहा था तो यहाँ बताने लगे कि ये तो शायद टीएमसी में ही ना रहे कुछ दिनों के अंदर, अपनी पार्टी बनाने की कोशिश, अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी है टीएमसी में, लेकिन अब ये टीएमसी से विद्रोही तो भी हो रहे हैं। तो ये मतलब ये फिर ये मुसलमान वोट खींचने का पैंतरा है। और जब उन्होंने फुरफुरा शरीफ दरगाह के जो चिश्ती हैं उनको जोड़ दिया, मौलाना जो भी है उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो अभी नाम लिया उन्होंने, तो फुरफुरा शरीफ और ये मिल गए, इसका मतलब कि एक और मुस्लिम पोलराइजेशन का ध्रुव खड़ा हो जाएगा। तो ये तो भाई सीधे सीधे शब्दों में तो ये तो बीजेपी के फायदे का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए पिछली बार भी फुरफुरा शरीफ कांग्रेस पार्टी और सीपीएम लोकसभा के समय चुनाव साथ लड़ी थी, ध्यान रखिएगा। फुरफुरा शरीफ समझौता किससे किया था? कांग्रेस पार्टी ने उस समय फुरफुरा शरीफ से ही किया था। और वो जो फुरफुरा शरीफ का जो मौलवी है वो तो बहुत ही रेडिकल व्यक्ति है, उसको तो जिसे क्या कहते हैं, वो तो वहां रेडिकलाइजेशन के लिए ही जाना जाता है। और कांग्रेस पार्टी और सीपीएम दोनों ने उसके साथ समझौता किया। भाई आप जो इसी को कह रहा हूं, एक लाइन मुस्लिम वोट डिवाइड होने की संभावनाएं दिख रही हैं क्या? अब देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है। देखिए ओवैसी ने भी वहां पर चुनाव लड़ा था, देखिए मजेदार बात है, ओवैसी भी चुनाव लड़ा था। ओवैसी को कितनी सीटें वहां पर आई? फुरफुरा शरीफ ने लड़ा था, कांग्रेस पार्टी को और सीपीएम को लगा था कि उस एरिया में बंगाल का मुसलमान जानता है मैं ममता के अलावा कहीं नहीं बंगाल का मुसलमान जानता है कि बंगाल के मुसलमान के लिए और मुस्लिम राजनीति के लिए ममता से ज्यादा कोई मुफीद नहीं है आज के दिन में। समय का मैं ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बता दे रहा हूं आपको। कल उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी यहां हमको छेड़ेगी तो हम देश हिला देंगे, ये ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया है। फिर उन्होंने खास तौर पर उन जो मतुआ समाज के लोग जो बांग्लादेश से आए हिंदू हैं, दलित पिछड़े समाज के लोग, उनके लिए ये कहा कि तुम बता रहे हो कि तुम बांग्लादेशी हैं, तुम्हारा वो नागरिकता ले लेंगे ये लोग, इनको बताओ मत। जबकि सीएए लागू है और मतुआ वालों पर तो डोरे बीजेपी बहुत दिनों से डाल रही। तो ये डबल किस्म की एक्सरसाइज वहां पर चल रही है कि एसआईआर में घुसपैठिए पकड़ो, सीएए से हिंदू बांग्लादेशियों को लेकर मतदाता बनाओ, उनको वोटर बनाओ। और ममता बनर्जी को ये डर दिख रहा है, निश्चित रूप से दिख रहा है। और जिस तरीके से कल ममता बनर्जी ने रैली की है उसमें उनका डर भी दिख रहा था और वो लोगों को डरा भी रही थी, खुद तो डरी है, लोगों को भी डरा रही थी कि भाई अगर ये एसआईआर लागू हो गया तो आप लोगों की नागरिकता जाएगी, आप लोगों को कहां पर डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है और कहा कि आप कहीं छोड़ के जाइए मत, आप जहां वहां रहिए, मैं हूं यहां पर। अगर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा करेगी तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बचा दूंगी, मैं दिल्ली तक जाने के लिए तैयार हूं। हालांकि चुनाव आयोग ने इनको बुलाया, अभी कल बुलाया चुनाव आयोग ने कि भाई आप सांसद लोग आइए, 5 प्रतिनिधिमंडल। अब ये कह रहे हम 10 लोग लेकर जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि 5 लोग आके अपनी बात रखिए, तो बोले हम 10 लोग लेकर जाएंगे। लेकिन जो बात इन्होंने कही कि यहां हमको छेड़ा तो हम देश हिला देंगे, ये बात कोई और कह देता तो देश हिला देंगे का क्या मतलब है? देखिए ममता बनर्जी ये पहली बार नहीं कर रही है। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के समर्थन में धरने पर बैठ जाना सबको याद है। सीबीआई की टीम को जिस तरह से घेर लिया गया था वो सबको याद है। संदेश खाली के बाद जिस तरह से ईडी की टीम पर हमला हुआ वो सबको याद है। जब बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई शुरू हुई तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम इनके साथ है वो सबको याद है। जब इनके विधायक कहते हैं ताजेमुल के मामले में कि शरिया का इलाका है तो यहां क्या दिक्कत है, मुसलमान ज्यादा है तो शरिया हो गया, क्या दिक्कत है उससे? मुझे लगता है पहले से बहुत काम ऐसे उन्होंने किए हैं और देश में किसी ने नहीं किया। उनके चीफ सेक्रेटरी ने बैठक में आने से इनकार कर दिया, बर्खास्त करना पड़ा और वो भी साइक्लोन पर, वो तूफान पर बैठक थी जिसमें वो शामिल नहीं होते। तो ममता बनर्जी हमेशा केंद्र से इस तरह के टकराव मोल लेती है, उनको लगता है पॉलिटिकल उनको बेनिफिट होगा। ये वक्त होता है अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, कहानी कुर्सी की में, और हमारे सब मेहमानों ने कहा कि हमारा आज का समय आप जो है सब ट्रंप साहब को दे दीजिए और आप ट्रंप साहब को सुनाइए। ट्रंप साहब को समय जरूरी चाहिए, आज ट्रंप साहब की बातें सुनने वाली हैं और आप भी जरा सुनिएगा। आप ये रूस यूक्रेन का युद्ध, कल भी हमने बार बार कहा था युद्ध रुकना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस युद्ध के बारे में जो अमेरिका की सोच है, आज आप ट्रंप को 4 मिनट अभी सुन लीजिए, आप सारा युद्ध समझ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि ट्रंप करना क्या चाहते हैं। इन्होंने यूक्रेन को सूली पर टांग दिया है, एक लाइन की बात।
यूक्रेन में। हालांकि अभी भी दोनों तरफ से बम चल रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, शहर के शहर खास यूक्रेन के जो है वो शमशान बन रहे हैं। लेकिन क्या ये युद्ध खत्म होने का वक्त आ गया है? रूस और यूक्रेन की जंग अब किस मुकाम पर है? 8 युद्ध रुकवाने के दावा करने वाले ट्रंप अब ये साफ कह रहे हैं कि मुझे लगा था कि ये तो सबसे आसान होगा क्योंकि मेरी पुतिन से बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन ये सबसे मुश्किल लग रहा है। फिर उन्होंने एक 28 पॉइंट का एक पीस प्लान भी जो है वो जाहिर किया, जिस पर विवाद हो गया। ये कहा गया कि ये तो सारा रूस का दिया हुआ प्लान लग रहा है। फिर जिनीवा में अब यूक्रेन के, यूरोप के और अमेरिका के लोग मिलकर बात कर रहे हैं और खुद अमेरिकी विदेश मंत्री ने उसकी मध्यस्थता की है। अब कहा जा रहा है कि ट्रंप ने रूस के साथ मिलकर ये पीस प्लान तैयार कर लिया। इसमें कुछ पॉइंट ज़ेलेंस्की के कहने पर माइनस कर दिए, लेकिन उनको ये लग रहा है कि अब एक ही तरीका है जंग रुकवाने का। भाई ज़ेलेंस्की को कहो तुम्हें अपने और लोग मरवाने हैं और जमीन खोनी है तो लड़ लो, इसका और अंजाम कोई नहीं हो सकता इस जंग का। इसीलिए जहां हो वहीं रुक जाओ, जितना है अपने पास रखो, जो गया उसको गया मानो। आप सुनिए ट्रंप की बात। We settled 8 wars, and I thought this would be one of the easier ones because of my relationship with President Putin. But this is probably one of the more difficult ones. There's a lot of hatred. People are starting to realize it's a good deal for both parties, and they got to stop the war. They're losing a lot of people, a lot of soldiers, mostly soldiers. देखिए, तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष मुझे लगता है इस पर राजी हो जाएंगे भी, हम बहुत आगे बढ़ गए, एक डील तैयार हो गई है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि पुतिन ने एक्चुअली ये पीस प्लान तैयार किया था और ट्रंप को इस पीस प्लान में प्लांट किया गया। मतलब पुतिन ने दिया, ट्रंप ने बढ़ा दिया। और ट्रंप से यह सवाल पूछ लिया वहां रिपोर्टर ने कि ये तो सारा जो आपने प्लान बताया ये तो सब रशिया के फेवर का लगता है। तो उन्होंने कहा कोई प्लान नहीं था, वो एक कॉन्सेप्ट था। और इस जंग के बारे में बात कीजिए ना आप, जंग एक ही दिशा में जा रही है। वो दिशा क्या है कि यूक्रेन हार रहा है, यूक्रेन की जमीन जा रही है। आज नहीं तो कल, 2 महीने के बाद रूस जो चाहेगा वो कर ही लेगा ना जंग में। जो ज़ेलेंस्की जीत तो पाएंगे ही नहीं, तो क्यों आप और जाने गंवाना चाहते हैं? That the first plan, the first 28-point plan was too favorable to Russia. Have you changed that? Well, that was just a map. All that was is a map. That was not a plan. It was a concept. And from there, they've taken each one of the 28 points, and then you got down to 22 points. A lot of them were solved, and actually very favorably solved. So we'll see what happens. Do you think that Ukraine was being asked to give too much land back to Russia? I know at one point you said that we shouldn't have to give any back. It's really up. Look, the way it's going, if you look, it's just moving in one direction. So eventually that's land that over the next couple of months might be gotten by Russia anyway. तो ट्रंप कह रहे हैं कि आज नहीं, आप कह रहे हैं कि यूक्रेन की जमीन चली जाएगी। तो उन्होंने कहा 2 महीने में तो रूस ले ही लेगा, तो क्या फर्क पड़ता है इसमें, केवल और लोग मारे जाएंगे। अच्छा, फिर उनसे ये भी सवाल हुआ, ये बताइए कि इसमें रूस जो है वो क्या गारंटी दे रहा है आपको? तो उन्होंने कहा वो गारंटी ये दे रहा है कि वो लड़ाई रोक देगा और लोग नहीं मरेंगे, बस ये गारंटी है रूस की तरफ से। तो मतलब बेसिकली उन्होंने कहा क्या है, यही जो कि भाई ज़ेलेंस्की तुम मानो और युद्ध खत्म करो, लड़ाई माफ करो। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि आप दूसरा पक्ष जानना चाहते हैं ना आगे क्या। भाई ये सारी तो यूरोप और ज़ेलेंस्की से, यूक्रेन से बात हो रही है, इसमें पुतिन कहाँ है? तो ट्रंप ने एक तो उनको अपने विदेश मंत्रालय में एक इनको रख लें जो विदेश मंत्री हैं इनके, बाकी सबकी छुट्टी कर दें, क्योंकि और किसी डिप्लोमेट से कोई काम नहीं लेते। ये अपने दोस्त स्टीव विटकॉफ को और अपने दामाद जेरेड कुशनर को, इन दोनों लोगों ने गाजा वाला भी हमास वाली पीस डील कराई थी। इन्होंने कहा कि यही दोनों लोग अब मॉस्को जाएंगे और पुतिन से मुलाकात करेंगे। और खबर है कि उसके बाद बहुत जल्द, ये पहले अमेरिका, पुतिन और ट्रंप और ज़ेलेंस्की की, और फिर ट्रंप और पुतिन की भी मुलाकात होगी। What's the next step? They're going to keep talking. They're talking to Russia now. Steve Witkoff is going over, maybe with Jared. I'm not sure about Jared going, but he's involved in the process. Smart guy, and they're going to be meeting with President Putin, I believe, next week in Moscow. मेरा दामाद है, स्मार्ट ही होगा, तो वो जाएगा, वो लड़ाई रुकवाएगा। सर, क्या मतलब इसका, और क्या मतलब निकाल सकते हैं सिवाय इसके कि भाई ज़ेलेंस्की से कहना है कि तू सूली पे टंग जा? बिल्कुल। एक तो ये जो मेरे को वैसे अच्छी बात है, वो हर एक के लिए कहते हैं कि भाई इज़ माई गुड फ्रेंड और ग्रेट फ्रेंड और टेरिफिक मैन।
विदेश नीति या कोई फैसले केवल दोस्ती के आधार पर तो नहीं होते ना। और उन्होंने देख लिया कि दोस्त कितनी बात मान रहे हैं। वो पुतिन को 10 बार कह चुके हैं कि वो ग्रेट फ्रेंड हैं, तो क्या उन्होंने मान लिया। और जेलेंस्की पर वो बार बार दबाव बना रहे हैं, इसका मतलब रूस पर उनका दबाव नहीं चल रहा। इसको मैं ऐसे भी देखता हूँ। विटकॉफ वहाँ जा रहे हैं, जेरेड वहाँ जा रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। अब जूनियर ट्रम्प तो जा नहीं सकते, वो उदयपुर में डांस कर रहे थे शादी में भारत आए थे, तो इसलिए नहीं तो वो भी शायद चले जाते। लेकिन ये महत्वपूर्ण है और ट्रम्प साहब के लिए मैं ये समझता हूँ कि एक फेस सेविंग का रास्ता वो ढूंढ रहे हैं कि अब वो नहीं हो रहा तो किसी तरह से जेलेंस्की पर दबाव बनाकर ये कर लें। और इसका मतलब साफ है कि पुतिन उनकी कोई बात नहीं सुन रहे। ये जो आपने 28 पॉइंट प्लान बताया, वो भी उस दिन भी हमने चर्चा की थी। मैंने देखते ही कहा था कि ये तो रशिया का प्लान है जिसको आप चलाना चाहते हैं, फिर थोड़ा सा दबाव बनाया गया। और अब वो फेस सेविंग चाहते हैं कि भाई कोई ना कोई तो मान लो बात हमारी। वहाँ पर वो इजराइल में भी नहीं हो रहा, गाजा वाला भी प्लान अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर तो खैर ट्रम्प साहब के कहने से आपने सीज फायर कर दिया था। तो ट्रम्प साहब नहीं सर, इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें और मैं बता दूं सर, फिर मैं इस पर हम लोग लंबी चर्चा करेंगे। बड़ी खबर है आज की। इससे मुझे ये भी लगा, अब मैं जो आगे जो आपको ट्रम्प की बात सुनवाने वाला हूं, उससे ये भी साफ साफ लगता है कि पुतिन के भी जो पत्ते हैं वो खत्म हो रहे हैं। वो भी लड़ाई अब लंबी खींच नहीं सकते हैं। एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि उनका जो तेल से आने वाला रेवेन्यू था वो पिछले महीने 35% डाउन हो चुका है। पैसे नहीं है, इकोनॉमी डाउन जा रही है। 4 साल से लड़ाई चल रही है और जितना उनको लगा था कि हम जल्दी युद्ध खत्म कर देंगे वो कर नहीं पा रहे हैं। तो पुतिन भी चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये हमसे क्यों नाराज हैं, ये तो आज साफ ही हो जाएगा। ये नाराजगी इसीलिए है कि भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी ने इनको भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का क्रेडिट नहीं दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं सिद्ध करूंगा ये बात आपके सामने। ये नाराज इसीलिए हैं कि ये क्लेम करते कि मैंने दुनिया में होने वाली न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी और मुझे नोबेल प्राइज के लिए भारत को पाकिस्तान की तरह नॉमिनेट करना चाहिए था, वो नहीं किया। ये इनकी नाराजगी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप सुनिए अगली खबर। इतनी मजेदार खबर है ये। ब्लूमबर्ग ने एक खबर की, सुनिए। खबर में यह है कि इनके यही स्टीव विटकॉफ, जिनको ये मॉस्को भेजने वाले हैं, स्टीव विटकॉफ ने पुतिन के फॉरेन पॉलिसी के एडवाइजर यूरी अशकोव, उनके साथ फोन पर एक बातचीत की और वो फोन की बातचीत लीक हो गई और वो ब्लूमबर्ग को मिल गई। और ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि उस फोन कॉल में जो स्टीव विटकॉफ हैं वो यूरी अशकोव से कहते हैं कि जब भी पुतिन साहब की बात हो ट्रंप से, तो सबसे पहले उनसे कहना कि वो जो गाजा में पीस डील हुई है उसकी तारीफ करें, ट्रंप को उसकी बधाई दें और कहें कि वो ट्रंप की एक मैन ऑफ पीस के तौर पर इज्जत करते हैं। और फिर आगे उन्होंने लिखा है, कोट किया है, ऐसा कर दो उसके बाद तुम्हारी आगे की फोन कॉल बहुत बढ़िया होगी। शुरुआत में लेकिन ये गाजा पीस प्लान के लिए तारीफ करवा दो। तो ये वो साफ साफ कह रहे हैं और व्हाइट हाउस ने इस खबर से इनकार नहीं किया है। उन्होंने तो आगे ये भी कहा है कि जब इनके पुतिन के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर और पुतिन के एक और मित्र जो हैं, इनकी आपस में बातचीत हो रही थी जो यूक्रेन के मसले में जुड़े हुए हैं, उसकी भी ट्रांसक्रिप्ट लीक हो गई। तो उसमें उन लोगों ने यह कहा कि हम 20-25 पॉइंट तैयार करते हैं और मैं ये एक कैजुअल तरीके से पुतिन साहब की और ट्रंप साहब के सामने रख दूंगा उसको, और हो सकता है कि वो लोग उसको अपना लें। और हुआ बाद में वही जो ये यूरोप के देश कह रहे थे और जो बाकी दुनिया कह रही थी। यूक्रेन कह रहा है कि ये पीस डील तो सारी रूस की मांगे हैं जो आप मुझसे मांगने के लिए कह रहे हैं, ये वाकई रूस की मांगे हैं। और ट्रंप ने वही मसौदा यूक्रेन के सामने रख दिया था। ये सवाल भी ट्रंप साहब से हो गया। अब वो आदमी, उस पर किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। कहता तो क्या हुआ, डील मेकिंग ऐसे ही होती है। वो स्टीव विटकॉफ यूक्रेन को कुछ बेचेगा और कुछ रूस को जाके बेचेगा। You heard this audio that Bloomberg has of Witkoff coaching the Russians on how to appeal to you and get on I your haven't good heard side? it, no, but that's a standard thing, because he's got to sell this to Ukraine. He's got to sell Ukraine to Russia. That's what a deal maker does. You got to say, look, they want this. You've got to convince them with this. That's a very standard form of negotiation. I haven't heard it, but I heard it was standard negotiation. And I would imagine he's saying the same thing to Ukraine, because each party has to give and take. सर, इनका दोस्त जाकर के पुतिन को ये कहलवा रहा है कि तारीफ कर देना बस एक बार ट्रंप की। तो अब मैं तो इनसे बड़ी खबर तो मुझे ये लगी कि ये हमसे नाराजगी की वजह यही है, बस यही कि हमने तारीफ ही नहीं की इसकी। देखिए वो
लेकिन सबसे गंभीर सवाल है, मैं ये बात तुझे व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा यदि हम ट्रंप पर बात करें, महत्वपूर्ण बात है कि क्या नाटो के देश भी अब अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं? क्या ताइवान में कल जाकर के यदि यूरोपियन यूनियन के किसी देश के आगे कोई यदि कल जाकर के रसिया आक्रामक होता है, मान लेते हैं वो पोलैंड में घुसने की कोशिश करता है या कहीं और घुसने की कोशिश करता है, तो क्या वो अपने पर वो भरोसा अब रह गया है कि नाटो के लोग साथ आकर के खड़े हो जाएंगे और अमेरिका जो कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम के अंदर था, कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम के तहत उनके साथ आकर के खड़ा हो जाएगा? मुझे तो अब नहीं लगता है। ये सवाल फिर ये उठाता है कि कल जाकर के अभी तक ताइवान किसके भरोसे था? ताइवान के अंदर, ताइवान कोस्ट के 100 किलोमीटर्स के आसपास उसके वारशिप्स आ जा रहे हैं, उसके एयर स्पेस को इन्वेड कर रहे हैं, बार बार चाइना इन्वेड कर रही है, लेकिन जी अमेरिका की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है? कल जाकर के यदि अमेरिका, कल जाकर के चाइना यदि ताइवान पर अटैक करती है तो क्या आज की स्थिति में इंडो पैसिफिक एरिया में, मुझे ध्यान में आ रहा है कि G20 में यदि बातचीत हुई होगी तो इंडो पैसिफिक को लेकर के ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री दोनों के बीच में इस चीज पर जरूर चर्चा होगी कि उनके हितों की कौन अब सुरक्षा तो बात ठीक है सर, वो किस बात पर भरोसा करें? अफगानिस्तान छोड़ के आ गए, अब कह रहे हैं मुझे वहां एयरबेस भी चाहिए। हर चीज में तो वो यू टर्न कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें यदि किसी एक देश का सबसे ज्यादा यदि जिसे कहते हैं इमेज और आइडेंटिटी या उसकी क्रेडिबिलिटी लॉस है तो ठीक है, यूक्रेन तो एक छोटा था, लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा लॉस हुआ। अब त्रिपाठी जी बताएं, हम अगर कह दें कि ट्रंप साहब आप ही ने रुकवा दी थी लड़ाई, तो सब झंझट एक ही दिन में खत्म फिर तो? नहीं, देखिए ट्रंप जो है ना वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न होने के लिए क्या कहते हैं कि हर वक्त प्रशंसा करते रहो, जैसे कोई मतलब कहना नहीं चाहिए, उसमें जेंडर बायस मत समझिएगा, लेकिन जैसे स्त्रियों को खूबसूरती की उनकी प्रशंसा करते रहें, तो ऐसे ही ट्रंप को लगता है कि हर वक्त कोई कहता रहे कि अरे आप तो कमाल कर दिया, आपने वहाँ कमाल कर दिया, आपने ये लड़ाई रुकवा दी, आप नहीं होते तो दुनिया का क्या होता। लेकिन कोई भी मेच्योर पॉलिटिशियन, मेच्योर स्टेट हेड होगा, वो इस तरह की बात नहीं कर सकता है ना। कोई भी लोकतांत्रिक तरह से चुना हुआ व्यक्ति इस तरह की बात नहीं कर सकता है। वो पाकिस्तान का शहबाज शरीफ कर सकता है, वो कोई ट्रंप के जिसको कहते हैं कि उनकी लाठी और उनके डॉलर के डर से, उस डोमिनेंस से पिटा हुआ कोई दो छोटे देशों हो सकता है वो कर दे, जिसके अंदर रीढ़ वो नहीं करेगा। ना ब्राजील ने किया, न इंडिया ने किया, न चाइना ने किया, न रशिया ने किया, यहां तक कि इजराइल ने भी नहीं किया। इजराइल को भी तो एक समय में वो दबाने की कोशिश कर रहे थे, और तो और जिस जेलेंस्की को इतना कुछ कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं सुना। लेकिन इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि अगर सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रशंसा से प्रसन्न हो जाता है, तो फिर तो कोई बंदर उस तरह लेगा और काट देगा तो फिर बड़ा संकट हो जाएगा। इसके लिए एक शब्द होता है नार्सिसिस्ट। हाँ, कुछ तो है ही वो बिहेवियर, अपनी प्रशंसा जो चाहते हैं। तो लेकिन इससे चलें, अब जो भी है, अगर अमेरिका ने यह मन भी बना लिया है कि युद्ध रुकवाने का एक ही तरीका है कि आप यूक्रेन से ही कहो कि तुम ही खत्म करो, तो कम से कम जंग तो खत्म होगी। ट्रंप साहब जो है इतनी विदेश नीति को इतना नॉन सीरियसली कैसे लेते हैं? एक तो विदेश मंत्रालय की हिस्सेदारी उसमें नहीं हो, एक इंडिविजुअल लेवल पर दुनिया भर की राजनीति ऐसी दोस्त और दामाद चला रहे हैं सर। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, इस तरह से। तो एक चीज ध्यान रखिए, अमेरिकन कैबिनेट के लिए कहा जाता है किचन कैबिनेट कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपनी किसी को मुझे बताइए, आपको ये जंग रुकती दिख रही है कि नहीं रुकती दिख रही है? अब मुझे तो लग रहा है कि कुछ नहीं, बिल्कुल अब कनपट्टी में बंदूक रख दी गई है, जेलेंस्की के पास कोई ऑप्शन नहीं है और उन्होंने कह दिया कि भाई अब मुझे जमीन भी खोना है और जमीर भी खोना है। बंदूक रखा गया या कट्टा मान के चलो, तो ये तय है कि मांगे। लेकिन जो जेलेंस्की जो कहा गया था कि पुतिन से कि भाई आप ट्रंप से बात करोगे तो ये सब कह देना, अगर उससे आगे बढ़ के अगर पुतिन ये कह देते कि साहब आप तो न भूतो न भविष्यति हो, अमेरिका में इतना बेहतर राष्ट्रपति कभी नहीं आया, हम तो चाहते हैं कि अमेरिका का संविधान संशोधन हो जाए और फिर से राष्ट्रपति बने, तो पूरा यूक्रेन रशिया को दे देते कि आप
पूरा रख लीजिए। लेकिन ये बात उन्होंने अगर यूक्रेन को समझाई है कि आज नहीं तो कल रूस आपसे ले लेगा, तो ये पाकिस्तान को भी समझा दे कि भाई पीओके भारत को दे दे, आज नहीं तो कल भारत उनसे पीओके को लेने वाला है, तो बिना पिटे आप पहले ही भारत को अगर दे दोगे तो पाकिस्तान के ज्यादा रहेगा। जहां तक अभी रूस यूक्रेन की बात है, मुझे लग रहा है कि अब जेलेंस्की के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं हो कि ट्रम्प ने जिस तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया है, 28 सूत्रें मांगे रखी है, अब उन्हें जमीन छोड़ना पड़ेगी। एक आध दो चीजें हो सकता है उनकी मान ली जाए, लेकिन यह तय है कि इस लड़ाई में, इस सौदे में जेलेंस्की हार रहे हैं। यूक्रेन हार रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि अरे तुम इतने बड़े ताकतवर देश से लड़ने के लिए चल पड़े थे। वो नहीं, कल हमने क्या सुनाया था, अरे भाई लड़ते उस आदमी से हैं जिस जहां जीतने का भरोसा हो, अपने से 20 गुना बड़े आदमी से नहीं लड़ा जाता। आइए अपने पड़ोस की बात कर लेते हैं। यहां भी इक्वेशन कुछ ऐसी ही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की तुलना में सैन्य ताकत बहुत ज्यादा रखता है, लेकिन पाकिस्तान एक कायर देश है और इसका उसने फिर उदाहरण दिया। 24-25 नवंबर अभी रात को उसने अफगानिस्तान पर हमला किया, 9 बच्चे मर गए, 9 बच्चों समेत 10 लोग मर गए। वो तस्वीर है, मैंने देखी है, शायद आपने भी देखी है, वो दिखाई, देखने में दिल दहल जाता है। छोटे छोटे बच्चे। पाकिस्तान की सेना ने खोस्ट, कुनार और पख्तिका इन राज्यों में बॉम्बिंग की, और यह याद रखिएगा कि दोनों के बीच सीज फायर चल रहा था, फिर भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। क्यों? क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर में परसों एक सुसाइड बॉम्बिंग की, और अब पाकिस्तान ने अपना टेम्पलेट यह बना लिया है कि मेरे यहां टीटीपी हमला करेगा तो मैं अफगानिस्तान पर हमला करूंगा। लेकिन अफगानिस्तान इसका जवाब पहले भी दे चुका है। अभी तक उसने नहीं दिया मिलिटरी जवाब इस हमले का, लेकिन कहा है कि यह याद रखा जाएगा और जवाब भी दिया जाएगा। का خوست او کونړ ولایتونو کې د تیر شپې هوایي بریدونه د افغانستان د حریم نقص او د پاکستاني ادارې لخوا له ټولو منل شوو نړیوالو نورمونو سره صریح। अब ये लड़ाई क्यों हो सकती है, इसके आसार क्यों हैं, उसकी एक और वजह है कि इनके जो मीडिएटर थे अब उनका भी भरोसा जाता जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम कराने के लिए तुर्की और कतर ने पिछले हफ्तों बहुत बड़ी एक शांति की पहल की थी। दोनों देशों में जाकर इनके दोनों देशों के, अफगानिस्तान पाकिस्तान के लोग मिलते थे। दुनिया भर में इसको एक बड़ी महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल के तौर पर देखा गया। पाकिस्तान ने वहां भी अपनी हैसियत दिखा दी। ये तुर्की से भिड़ गए। विवाद की शुरुआत अंकारा में हुई, उस शांति वार्ता से, जहां पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने मीटिंग के दौरान अजीबोगरीब मांगे रखी, नॉनसेंसिकल, और बार बार इन्होंने मीडिएटर्स को ही नजरअंदाज कर दिया, तुर्की और कतर के लोगों को। और खबर आज यह है कि तुर्की की खुफिया एजेंसी के जो प्रमुख हैं, उन्होंने इनके व्यवहार को, पाकिस्तानी डेलीगेशन के व्यवहार को अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर हमला माना है। और पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर को यह संदेश साफ साफ भिजवा दिया है कि सम्मान दिए बगैर सहयोग आप हमसे नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, लेकिन फिर भी बैकडोर कुछ डिप्लोमेसी होती है कि नहीं होती है। और कल से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के समर्थन के जो हैंडल्स हैं अफगानियों के, वो तस्वीरें डाल रहे हैं अफगानिस्तान की सेना के कि भाई हमको, तुम वो कोई पैदल सेना मत समझना, जवाब आएगा और करारा जवाब आएगा। समीर जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक धोखा किया अफगानिस्तान का, सीज फायर चल रहा है और आप बेगुनाह नागरिकों के ऊपर हवाई हमला करो और उनके मौत के बाद उतार दो, और उसके बाद आप ये भी नहीं कहो कि भाई गलती से ये हो गया है। आप ये कहो उसके बाद कि अभी हुआ है, दूसरा हमला फिर हम करने वाले हैं, और अफगानिस्तान ने कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान पहले उसका मजाक चख चुका है। अफगानिस्तान पहले पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है। जब उनके सैनिक चौकियां छोड़कर भागे थे, डूरल लाइन पर जिस तरीके से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान इस कारण ज्यादा बुखला गया है कि अफगानिस्तान के संबंध भारत से ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। उनके दो मंत्री भारत का दौरा कर चुके, पहले विदेश मंत्री आए, अभी उद्योग मंत्री आए। भारत जिस तरीके से उन्हें आर्थिक मदद कर रहा है, भारत जिस तरीके से उन्हें दवाइयाँ, कपड़े और बाकी चीजें दे रहा है, कहा जा रहा है कि भारत वहां पर एक टेक्नोलॉजी भी इनको मुहैया कराने वाला है बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो ये सब चीजें भारत वहां अफगानिस्तान में कर रहा है। तो पाकिस्तान डरा हुआ है कि अगर भारत का सपोर्ट अफगानिस्तान के साथ रहा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी होगी। और मुझे लग रहा है सर यही नाराजगी रही होगी कि उसके आधार पर वो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर इस तरीके से हमला कर उन्हें कहना चाहता है कि भाई आपसे हमसे लड़ोगे तो आपको भारत बचाने नहीं आएगा। लेकिन अब पाकिस्तान का बुरा समय शुरू हो चुका है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान ऐसा खुली जंग आपको होती दिख रही है, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन जो है, मुझे लगता है वो स्टेज आएगी नहीं। अफगानिस्तान उसके पहले ही पाकिस्तान को ठीक कर देगा और पाकिस्तान खुद वापस शांति वार्ता पर लड़ाएगा। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है भारत से पिटने के बाद कि वो एक और लड़ाई जो है वो लड़ाई लड़ सके। मुझे लगा उसके पहले वो कदम विड्रॉ कर लेगा। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के साथ वो चाहता है पाकिस्तान की एक खुली जंग के तौर पर हो, ताकि जो अमेरिकन इंटरेस्ट हो अफगानिस्तान में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक दरवाजे खुले।
सवाल यहाँ पर आकर के खड़ा होता है कि ऐसी स्थिति में वहाँ पर चाइना की क्या रोल होगा, रसिया का क्या होगा और ईरान का क्या होगा। क्योंकि आज के दिन में ईरान के अंदर अमेरिकन बेस आकर के खड़ा, ये अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन बेस आकर के खड़ा हो जाए, ये न तो भारत के लिए ठीक है, न अफगानिस्तान के लिए ठीक है, न चाइना इसको पसंद करेगा, न रसिया पसंद करेगा और न ही ईरान पसंद करेगा। तो आज के दिन में जो पाकिस्तान लग रहा है वो पूरी तरीके से लग रहा है कि अमेरिका के हाथों की कठपुतली बनकर के वो अमेरिकन विदेश नीति के इंटरेस्ट को अफगानिस्तान में प्रोटेक्ट करने की चाह रहा है, वो जंग चाह रहा है, वो चाह रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए भारी पड़ेगा ऐसी स्थिति में। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो अभी इन्होंने 27वां संशोधन किया ना पाकिस्तान ने, ये करके ये और बुरा फंस गए हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के इनके 3 जजों ने पाकिस्तान में इस्तीफा दे दिया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां रोज रोज प्रदर्शन भी हो रहे हैं, चलिए इससे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यूरोपीय यूनियन की नाराजगी इनको पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। ये जो इन्होंने अपने संविधान में संशोधन किया, ये यूरोपीय यूनियन के उनका एक क्लॉज है जीएसपी प्लस दर्जा दिया जाता है कुछ देशों को, उसकी शर्तों के खिलाफ है। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान का जीएसपी प्लस का दर्जा जो दिया हुआ है उस पर विचार करने की बात कही है। इसके मुताबिक पाकिस्तान को ज्यादातर निर्यात पर, एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी फ्री एंट्री मिलती है यूरोपियन यूनियन में। लेकिन जिस तरीके से इस संशोधन को डेमोक्रेसी के खिलाफ माना गया, तो वो दर्जा इनसे छिन सकता है। तो इनके ऊपर जो है एक ये आर्थिक प्रहार पाकिस्तान पर हो सकता है। दूसरा, 2 अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ये पाकिस्तान की जो सरकार है ये अपने दायरे के बाहर निकलकर, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यहां अमेरिका में जो प्रो डेमोक्रेसी पाकिस्तानी लोग हैं उनको धमका रही है। आप देखते होंगे जब भी मुनीर बाहर जाता है, अमेरिका 3 बार गया, तो वहां लोग उसके सामने होटल के बाहर प्रदर्शन करते हैं। तो उन 2 सांसदों ने शिकायत की है कि ये अमेरिकी लोगों को धमका रहा है पाकिस्तानी मूल के, तो इसको आप जो है ठीक कीजिए। लेकिन क्या आसिम मुनीर जो ब्लू आइड बॉय हैं ट्रंप उनको कुछ कह सकते हैं त्रिपाठी जी? नहीं, कतई नहीं लगता मुझे। और असीम मुनीर तो अभी एक तरह से ट्रंप के लिए ट्रंप कार्ड की तरह काम कर रहे हैं। इस तरह से पूरी सेना को, आईएसआई को जिस तरह से वो अपने कब्जे में रखे हुए हैं, ट्रंप जो चाहते हैं वो कराते हैं। जो अफगानिस्तान के मोर्चे पर जो उन्होंने नया वितंडा शुरू किया, उनको बगराम एयरबेस चाहिए था, उसको लेकर सारा तमाशा शुरू किया। और मुझे लगता है कि असीम मुनीर को लगता है कि ये अब जैसे कहते हैं ना कि शेर की सवारी है। जो उन्होंने एक बयान दिया था कि कश्मीर को लेकर और हिंदू मुस्लिम तो एक साथ रह नहीं सकते हैं, वो जो उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद उनके लिए भी पाकिस्तान में उस पद पर बने रहना मुश्किल था। ऐसे में ट्रंप का साथ उनके लिए बहुत आसिम मुनीर के ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा सर। एक शॉर्ट कमेंट सर। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसके साथ चलते रहेंगे, कोई ऐसा बड़ा बदलाव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन वो कंफर्म नहीं, इसलिए अभी इसकी चर्चा नहीं करते। अफगानिस्तान की तरफ से कुछ, अफगानिस्तान ने कुछ कार्रवाई की है पाकिस्तान पे? नहीं, इमरान साहब को लेकर कुछ खबर अफगानी मीडिया पर चल रही है, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि उसकी चर्चा करना ठीक नहीं है जब तक कि पाकिस्तान उसको कंफर्म ना करे। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और रहेगा, ये किसी को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। ये भारत ने जवाब दिया है चीन का नाम लेकर, और ये कहा है कि चीन कितना भी चिल्ला ले, ये सच्चाई नहीं बदलने वाली। वजह क्या है? एक बड़ा विवाद पिछले 2 दिन में खड़ा हो गया। ब्रिटेन में रहने वाली एक भारतीय लड़की जो आती हैं अरुणाचल प्रदेश से, उन्होंने दरअसल एक ऐसी बात बताई जिससे दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विवाद हो गया। इन्होंने बताया कि शंघाई एयरपोर्ट पर उनको 18 घंटे तक चीनी इमिग्रेशन लोगों ने रोक के रखा, और एक चीनी इमिग्रेशन अधिकारी ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास भारत का पासपोर्ट क्यों है? अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है, क्योंकि उसमें बर्थ प्लेस अरुणाचल प्रदेश लिखा था। तो उस चीनी आदमी ने इनसे कहा कि तुमको चीन का पासपोर्ट लेना होगा। 18 घंटे उनको शंघाई में रोका गया। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय को इंटरवीन, वहां जो कॉन्सुलेट है उसको इंटरवीन करना पड़ा। उसके बाद जाके इन लड़की को जो है, इन महिला को जो है, वहां से बाहर निकलने में कामयाबी मिली। अब इसके बाद ये सवाल चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से हो गया, माओ निंग। इनसे विवाद पूछा गया कि ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को हम मान्यता देते ही नहीं है, ये हमारा क्षेत्र है, इसका नाम है जांगनान, भारत ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। पहले इस पर खबर भारत के सूत्रों के हवाले से आई, मतलब कि भाई भारत ने इसका प्रतिकार कर दिया है, चीन में जाकर भी कर दिया है, उनके विदेश मंत्रालय से भारत ने भी चीन के राजदूत को बुला करके कर दिया है। लेकिन फिर मांग हुई कि नहीं, इसका सार्वजनिक जवाब जाना चाहिए। चीन की ये दादागिरी हर किसी के साथ चलती है, हमारे साथ नहीं चलेगी।
बॉर्डर पर भी जवाब देते हैं ना हम इसे, तो इस हरकत का जवाब क्यों नहीं देंगे? इसके बाद भारत की विदेश मंत्रालय ने खुलकर इसका जवाब दिया, अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और रहेगा, और चीन को कोई मुगालता नहीं होना चाहिए। तो ये विवाद हुआ साहब। अब चीन सर कोई ऐसा पड़ोसी नहीं है जिसको ये देश दुखी नहीं करता है, कोई नहीं है। जापान तो त्रस्त, फिलीपींस त्रस्त, भारत, वियतनाम, भारत के साथ कुछ ना कुछ, लेकिन ये इसने खुल के किया। ये पहले ही ऐसा करता था कि कोई स्टेपल्ड वीजा देता था पहले अपने लोगों को, जो कोई लोग यहाँ आना चाहते थे उनको चीन के। अब इसने ये काम शुरू किया। लेकर और अरुणाचल को लेकर ये घटना ही नहीं है। पहले आपको याद हो कि भारत सरकार का कोई बड़ा प्रतिनिधि, मतलब मंत्री केंद्र से यदि अरुणाचल जाता था तो उस पर भी ऑब्जेक्शन करता था चाइना, कि भाई ये भारत कैसे उस क्षेत्र में जा रहा है, वो लगातार होता था। और चीन की शुद्ध तरीके से गुंडागर्दी है, मतलब ये बिहेवियर, इसमें कोई ऐसा वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत ने अच्छे से जवाब दिया है, मेरे ख्याल से इसी जवाब की वहाँ पर ज़रूरत थी। हम, आपको याद हो एससीओ की बैठक के वक्त भी मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि अभी जो इनका रवैया है वो एससीओ की बैठक के लिए है, क्योंकि वो उसके होस्ट हैं। हाँ, और वो समिट में आना चाहते हैं, सब लोगों को सम्मान ठीक हो रहे हैं। तब भी मैंने कहा था, जब भारत सरकार ने जल्दी की थी या जो भी फैसला किया था कि हमने अपनी एयर सर्विसेज वहाँ पर शुरू कर दी है, और बहुत तारीफ हम लोगों ने की, विदेश मंत्री जी ने भी तारीफ की, तब भी मेरा मानना ये था, आज भी मेरा मानना ये कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उससे हमेशा ही आपको सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा सा वो काम करके। और एससीओ की बैठक को अलग तरीके से देखिए, ये तो बड़ी घटना है, मतलब ये छोटी घटना नहीं है। अच्छा, आप ये देखिए, भारत हम अच्छे लोग हैं, और क्या कहूं मैं जी, मतलब हमारा व्यवहार जो है वही है, बड़ा संयमित व्यवहार होता है। अच्छा, ये सवाल, चलो एक चीनी, एक एयरपोर्ट पर एक इमिग्रेशन अफसर ने इस लड़की के साथ कुछ कर दिया, मान लिया हमने, चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तो उसका ठीक जवाब दे सकती थी, वो जवाब दे रही है, वो ये कहते हैं गलती हुई है या कुछ डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लेती, कुछ तो साफ कहा कि भारत ने कब्जा कर रखा है तो हमारा हिस्सा है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूं कि हमारे यहां पर ये मांग हो रही थी कि हम जरूरत से ज्यादा कॉशियस क्यों रहते हैं चीन के मामले में, खुलकर बोलें। सेना लड़ रही है हमारी बॉर्डर पर, गलवान में, इनका जो आप कभी पढ़िएगा, गलवान में उस रात जो हुआ था, चीनियों को नानी याद आ गई थी, दौड़ा के मारा था। तो इस वक्त तो फिर ये ऐसे विषयों पर क्यों हम खुलकर नहीं बोले, क्यों नहीं हम तिब्बत की बात करते? मैं कल देख रहा था कि एक बड़े विदेश मामलों के जानकार कह रहे थे कि जब ये अरुणाचल बोले तब तिब्बत बोलो। नहीं, ताइवान भी बोल सकते हैं, ताइवान बोलो, तिब्बत बोलो, ताइवान की बात करिए। नहीं, सबसे पहली बात है, वन चाइना पॉलिसी को भारत कहे कि हम स्वीकार नहीं करते हैं। तिब्बत अवैध रूप से कब्जा किया गया है, हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। ताइवान के साथ जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दे, देखिए क्या होता है। आप जंग के लिए या झगड़े के लिए आप तैयार, एक बार आप तो जिसे कहते हैं ना, फुफकारें भी नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक। अभी जो बात आपने बोली ना, ये सुषमा स्वराज जी ने बात कही थी, पूर्व विदेश मंत्री हमारी जो स्वर्गीय विदेश में, उन्होंने कहा था अगर वन चाइना पॉलिसी है तो वन इंडिया पॉलिसी, और तभी तक है ये भाई। वो अगर हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वो मान्यता नहीं देता है। नहीं, ये ताइवान का नाम लेते ही बिलबिला पड़ता है चीन। हाँ। अच्छा, हमने भी ताइवान को दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं देश नहीं मानते हैं, देश नहीं मानते। एक डेमोक्रेसी है, एक क्षेत्र है, एक द्वीप है, इलाके के तौर पर, इलाके के तौर पर हम भी ऐसे ही मानते हैं। लेकिन फिर इनसे भी अपेक्षा की जाती है वन चाइना तो फिर वन इंडिया। त्रिपाठी जी देखिए, हम डिप्लोमेटिकली बहुत एक जो कहें कि फाइन पॉलिसी के तौर पर काम करते हैं, और यहाँ भी अभी विदेश मंत्रालय ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, अगर चीनी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उसने ये कहा कि हम अरुणाचल प्रदेश को हिस्सा नहीं मानते हैं, तो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिखित बयान में कहा है कि चीन के ये बार बार कहने से कुछ नहीं हो सकता, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और उसके आगे भी उसमें बहुत स्पष्टता से लिखा है कि ये रिश्तों के लिए बेहतर नहीं होगा। अब जो मूल बात है, अब हमें जिसको कहते हैं ना कि महाभारत और रामायण में जिसका जिक्र है त्रिविष्टप, उसकी बात करनी होगी। ये तिब्बत उसका नाम नहीं है, उसका नाम है त्रिविष्टप, त्रिविष्टप। और हमें बात करनी होगी अगर तिब्बतियों के लिहाज से, तो उनके लिहाज से है भोटा, भोटा ये बोलते हो, तो अब उसके नाम से हमको बुलाना चाहिए। और ये सच है जो सुषमा स्वराज ने कहा, या जो आज हम लोग एहसास कर रहे हैं, चीन के साथ कभी भी आप एकदम से बहुत खुले मन वाला रिश्ता नहीं रख सकते। मतलब मन अच्छा हो गया चलो भाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। उसके साथ हमें हमेशा
जो Cautious है। एक क्या है स्टिक एंड कैरेट, कौन सा वो होता है, वही Stick वाला and है, carrot। तो वही वाला करना पड़ेगा उसको कि एक हाथ से, क्योंकि उसके बिना चीन सुधरने वाला नहीं है। और इस पर बाकायदा विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया जताई है, इस पर बाकायदा जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रतिक्रिया जताई है। और चूंकि जब ऑफिशियल बयान आता है तो हमें भी देश के तौर पर ध्यान, और ये कोई ऐसा नहीं कि ये नया स्टैंड है। जब पहले की सरकारें थी, विपक्ष का सुर आपको लगेगा कि अरे मोदी सरकार में हो गया, अब मोदी सरकार क्या करेगी। अरे भाई मोदी सरकार क्या करेगी, अरुणाचल भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं, पहले भी ये होता रहा है। और मनमोहन सिंह के समय में भी स्टेपल्ड वीजा दिया जाता था, जम्मू कश्मीर को भी दिया जाता था। अब जम्मू कश्मीर को हालांकि वो स्टेपल्ड वीजा नहीं देता है, वो उस पर मान जाता है। तो बहुत सी चीजें हैं जो चीन के साथ सेटल करनी है, वो भी कई जगहों पर हमारी उंगली दबाता है, तो हमें भी वो काम लगातार करना नहीं, मैं ये कहता हूं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत एक सभ्य तरीके की, जैसे देश है वैसा। तो मैं कह रहा हूँ कि लेकिन इसमें जैसे अभी दुनिया चल रही है उसमें ऑफेंस इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर डिफेंस। सर आगे आप जब अरुणाचल की बात की ना, इसी में लिखा होता कि ताइवान को लेकर भी 2 लाइन लिखी हुई होती। हाँ, तो नहीं, शायद ताइवान नहीं भी लिखा हो। मुझे लगता है तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था, उस पर चीन ने कब्जा किया है। ताइवान का तो मैं आपको बताऊं, ताइवान नस है ना, ताइवान इनकी बहुत बारीक नस है। अरे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ताइवान पे क्या है ना कि देखिए, इसको थोड़ा समझिए, दुनिया के सारे देश उसी तरह से लाइन ले रहे हैं, लेकिन तिब्बत पर तो हम कह सकते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP। तो हमारा जो पड़ोसी है वो तिब्बत है। हाँ। ये हमें बार बार बताते रहना है, ये मूल बात है। लेकिन ताइवान कितनी कमजोर नस है और दुखती नस है, और इसको छेड़ते ही झंझना जाता है कैसे चीन। इसका उदाहरण यह है कि ट्रंप भी ताइवान का नाम नहीं ले पाते, बोल ही नहीं पा रहे ताइवान। ट्रंप ने कहा कि मेरी बात हुई शी जिनपिंग से, उसमें उन्होंने कहा हमारी ट्रेड पर बात हुई। पहले अमेरिका ने बयान जारी किया और फिर ट्रंप ने खुद बोला, बयान दिया, मैं सुनाऊंगा आपको। उन्होंने कहा ट्रेड पर बात हुई, और कोई बात हुई? रिपोर्टर्स ने पूछा और कुछ डिटेल बताएंगे? हाँ, वो हमसे सोयाबीन और मक्का खरीदेगा, और कुछ नहीं। और चाइना ने क्या स्टेटमेंट दिया कि हमने कहा ताइवान पर नो कॉम्प्रोमाइज, ताइवान को हथियार देना बंद करो। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति ताइवान का नाम नहीं ले पा रहा। अब ये चाइना भी जाएंगे, लेकिन ये ताइवान नहीं जा सकते, बल्कि दुनिया का कोई ऐसा देश जो चीन से रिश्ते रखता है डिप्लोमेटिक, वो ताइवान नहीं जा सकता। ताइवान का प्रधानमंत्री उनके यहाँ नहीं आ सकता। और ये आपको मैं इसका झगड़े का जरा सा 30 सेकंड में मूल बता दूं, ताइवान आप क्यों है इतना बड़ा झंझट चाइना के लिए। चाइना सर अंग्रेजी थे ना चाइना में, यूरोप ने ही तो बांटा हुआ था ना चाइना को। जब ये छोड़ करके गए तो वहां सिविल वॉर शुरू हुई। सिविल वॉर में एक तरफ कम्युनिस्ट थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो वहां पर लोकतंत्र चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे। और उसमें कम्युनिस्ट जीत गए, माओ थे उस वक्त, माओ जेडोंग, वो जीत गए, तो उन्होंने चीन में कम्युनिस्ट सरकार बना ली। और जो धड़ा वहां पर चाहता था डेमोक्रेटिक सरकार बनाना, वो भाग के बगल वाले द्वीप ताइवान में चला गया और उसने ताइवान में निर्वासित सरकार बना ली। ताइवान वाले भी खुद को चीनी कहते हैं, वो कहते हैं असली चीनी हम हैं, ये है असली चाइना। और इस पर कम्युनिस्टों ने कब्जा कर रखा है। इसीलिए चाहिए चाइना को वो ताइवान, छोटा सा द्वीप, इतना सा द्वीप है, लेकिन उसके बिना सांस नहीं आती इनको। समीर जी, निश्चित रूप से। और जिस तरीके से शी जिनपिंग और ट्रंप की जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत में बहुत स्पष्ट शी जिनपिंग ने ताइवान के बारे में जिक्र कहा कि ताइवान को लौटाने का वक्त आ गया है। शी जिनपिंग ने यह भी याद दिलाया कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो चीन और अमेरिका मिलकर लड़े थे और तभी हमारे बीच समझौता हुआ था कि ताइवान हमको दिया जाएगा। तो अब ताइवान हमको देने का वक्त आ गया। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से शी जिनपिंग ने ताइवान का जिक्र ट्रंप से खुलकर किया है, अभी अप्रैल में शी जिनपिंग चाइना जाने वाले हैं, हो सकता है उस समय कोई बात हो, लेकिन ये बता रहा है कि चीन अब अपनी जो विस्तारवाद इसकी जो नीति है, अब वो ताइवान को लेकर बहुत गंभीर चीन हो गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वह ताइवान से लड़ सकता है। और ताइवान इस समय एक आर्थिक रूप से जो चिप बनाता है, चिप जो ताइवान का जो सेमीकंडक्टर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, दुनिया में इतना बड़ा नाम है कि आज पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है। चीन की नजर उसके ऊपर भी है कि अगर ताइवान हमारे पास आ जाता है तो दुनिया का सेमीकंडक्टर हम कंट्रोल पूरा कर लेंगे और फिर दुनिया में हमारी इसको लेकर तूती बोलेगी। और मुझे लग रहा है कि चीन अब जिस तरीके से वहां पर हथियार डेपुट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में भी रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होगा। आने वाले दिनों में हम एक भीषण युद्ध देखेंगे जब चीन ताइवान पर हमला करेगा या ताइवान को लेगा। अब देखते हैं अप्रैल के पहले क्या कोई डेवलपमेंट होता है या अप्रैल जाने के बाद होता है, अमेरिका कैसे उसमें इंटरवेंट करता है। हालांकि ये जैसे यूक्रेन में यूरोप पूरा मदद के लिए आ गया, जब रूस ने हमला किया अमेरिका आ गया। ये अगर मान ले चीन हमला करेगा, क्या जापान साथ देगा उसका, क्या भारत साथ देगा उसका? भारत तो, हम लोग तो कहीं मिलिटरीली इंटरवीन करते नहीं, एक देश में किया आज तक,
श्रीलंका। श्रीलंका। इसके अलावा आज तक कभी भारत ने कभी किसी दूसरे देश के लिए मतलब सैन्य गतिरोध में जाने के लिए कभी सेना नहीं भेजी। इंटरवेंशन वैसा वो भी हमारा, क्योंकि आप उससे तमिल वाला मामला था इसलिए हम लोग वहां गए थे, वरना हम ऐसे कहीं सेना नहीं भेजते। लेकिन ताइवान बहुत बड़ी मुसीबत में इस वक्त दिखाई दे रहा है। चीन रशिया जैसा भी नहीं है, बहुत मतलब चीन तो बहुत क्रूर है इस मामले में। जब अटैक करेगा तो बहुत क्रूरता से करेगा, मतलब इतना समय नहीं लेगा जितना रूस ने यूक्रेन के लिया। जापान के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अगर हमला करेगा चाइना ताइवान पे तो हम जाएंगे, तो वहां जापान में बैठे चीनी राजदूत ने कहा हम गला काट देंगे। हाँ, देखिए जापान ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा है, जापान ने मिसाइलें तैनात कर दी हैं। जो ताइवान में वहाँ के जो उनके विदेश मंत्री जो वो कहते हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम इसकी लड़ाई आगे लड़ेंगे। ताइवान को कई बार ये धमकी दी गई, पिछली बार भी चाइना का जो उनका सबसे खतरनाक जो उनका जो विमान है वो ताइवान की सीमा के अंदर 24 घंटे में 7 बार गया था, जिसके बाद अमेरिका को ये कहना पड़ा था कि हम भेज रहे हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद स्टेट सेक्रेटरी की विजिट थी जो टली थी, लेकिन कोई न कोई गए थे वहां से। तो ऐसा नहीं है कि ताइवान के ऊपर अचानक कोई हमला चीन कर देगा और वो एकदम शांति से रहेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो दुनिया में आप बड़े भीषण युद्ध की जो कहते हैं कि उसकी आशंका पक्के तौर पर मान लीजिए, उसमें फिर कोई संदेह नहीं रहे। और जब हम कई बार ऐसी बातें करते हैं आपको लगता होगा अरे यार दुनिया के दूसरे हिस्से की बात कर रहे हैं। दुनिया का दूसरा हिस्सा नहीं है। आप जरा एक बार मैप निकालिएगा, बहुत बगल की बात, बहुत सर पे है, सर पे। तो इसको हमारे लिए बहुत रेलेवेंट बात है। एक खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, उसका रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में बहुत जबरदस्त हंगामा हो रहा है। 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और इसके बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, खूब प्रदर्शन हो रहा है, भारी पत्थरबाजी हुई है। और इस वारदात का आरोपी, उसका नाम है सलमान, वो अभी तक फरार है। रायसेन के एसपी का ट्रांसफर भी कर दिया गया लोगों के नाराजगी के बाद, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर हैं। आप देखिए पुलिस के सामने लोग डटे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अनुराग अमिताभ वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। अनुराग जी बताएं पूरा मामला और इस वक्त की स्थिति। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त पुलिस ने हालांकि तितर-बितर कर दिया है। दूर तक देखेंगे छावनी के तौर पर पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया। चारों तरफ यहां पर सड़क पर भारी मात्रा में जो हिंदू संगठन है उन्होंने पथराव किया। और मेरे बगल की अगर आपको मैं ये मस्जिद दिखा रहा हूं, पथराव यहां तक पहुंचा है। ये पत्थर आप निशानात देख रहे हैं, पत्थर फेंके गए हैं लगातार। पुलिस कर्मियों ने हालांकि तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन जनता उग्र हो चुकी है। बीते 5 दिनों से लगातार आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहां पर धरने में बैठी थी। आज आक्रोश रैली थी। इसी के चलते जो तकरीबन 5000 से ज्यादा जो हिंदू संगठन के लोग थे वो इकट्ठे हुए। इस दौरान पुलिस ने यहां पर आने की कोशिश की। उन्हें किसी ने बताया था कि यहां इस इलाके में छुपा हुआ है आरोपी, या उसे संरक्षण दिया गया, जिसके बाद नाराज जनता ने जो है लगातार पथराव चालू किया। आप पूरा इलाका देखेंगे, दूर तक आप देखेंगे तो इस वक्त सिवाय पुलिस के कोई नहीं दिखाई देगा। दोनों तरफ से लगातार हंगामा हुआ। पुलिस ने कोशिश की। दूर अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे सड़क के दूसरी ओर मस्जिद के सामने आप पुलिस देख सकते हैं। और पुलिस के साथ दूर आप देखेंगे तो जितनी जनता है, हिंदू संगठन के लोग हैं, वो वहां पर इकट्ठा होकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग सिर्फ एक है, 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक आरोपी सलमान की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। इसी को लेकर ये लगातार प्रदर्शन था जो इस कदर उग्र हो गया। और मैं आपको ये पूरा बाजार बताऊंगा। पूरा बाजार अकेला गौहरगंज नहीं, ये पूरा बाजार चाहे वो मंडीदीप का हो, अब्दुल्लागंज का हो, एक एक दुकान आपको बंद दिखाई देगी। गौहरगंज ये रायसेन जिले में आता है, भोपाल से सटा है। यहीं से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर वो पांजना गांव है जहां 6 साल की मासूम बच्ची के साथ सलमान नाम के एक सीरियल ऑफेंडर कहें तो गलत नहीं होगा, काफी प्रकरण भी उसके ऊपर पाए गए हैं। उसने अमानुषिक दुष्कृत्य किया, हालत गंभीर है। बच्ची इस वक्त अस्पताल में। इसको लेकर नाराजगी थी। पुलिस बकायदा 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 6 जिलों की पुलिसकर्मी, 20 की टीम, अलग अलग टीम बनाकर सर्चिंग की जा रही है आसपास के तमाम इलाकों में। इस वक्त आप देख सकते हैं पूरा बाजार, नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, सुनसान पड़ा हुआ है। और चारों तरफ इस वक्त अगर आपको दिखाई देंगे तो सिर्फ पुलिसकर्मी। दूर आप देखिए, चूंकि जो हिंदू संगठन के लोग हैं 5000 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठी है और अलग अलग हिस्सों से
पथराव कर रहे हैं। नाराजगी उनकी साफ तौर पर है। 5 दिन हो चुके हैं, बड़ा मामला है ये, उसके बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। हालांकि मैं आपको बता दूं, मामले की सघनता को देखते हुए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल पुलिस हेडक्वार्टर में चीफ सेक्रेटरी डीजीपी की मीटिंग ली और रायसेन के एसपी को जिम्मेदार मानते हुए तत्काल हटाया और पुलिस मुख्यालय अटैच किया है। नाराजगी फिर भी पुलिस की नहीं, जो आम जनता है उसकी खत्म हुई। 10,000 से बढ़कर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। तमाम पोस्टर्स लगा दिए गए हैं आरोपी सलमान की गिरफ्तारी के लिए। इस वक्त देखिए एक अनुराग, आपकी आप यहाँ सुबह से आपकी लोगों से बात हो रही होगी लगातार, लोग कह क्या रहे हैं? देखिए, लोगों की साफ तौर पर मांग है सौरभ कि जो ये आरोपी है उसे पुलिस अरेस्ट ना करे, उसे उनके हवाले कर दिया जाए ताकि वो एक ऐसी नजीर पेश करके करे ताकि आगे से कोई भी आरोपी 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश ना करे। एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं सब, की किसी भी कीमत पे उसे जिंदा ना पकड़ा जाए और उसके संरक्षण देने वाले, क्योंकि लग रहा है जो जनता है कि उसे कहीं ना कहीं से संरक्षण मिल रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि आसपास के गौहरगंज, मंडीदीप, अब्दुल्लागंज और जो 34 मील का जंगल है यहां पर छुपा हो सकता है, इसीलिए बाकायदा ड्रोन से हर पल देखा जा रहा है। इस वक्त फिर से मैं आपको नजारा दिखा दूं, इस तरीके से पुलिस अलग अलग इलाकों में जो है मुस्तैद है, क्योंकि पथराव हर मिनट अलग अलग इलाकों से हो रहा है। तो साफ तौर पर जनता की मांग है कि जो आरोपी है उसे उनके हवाले किया जाए, एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि जिस तरीके की विभत्स घटना की गई है वो किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं है। इसी को लेकर लगातार 5 दिन से 4 दिन तक तो गोहरगंज थाने के सामने कम से कम 100 से 150 महिलाएं जो है वो धरने में बैठी रही। जब उन्हें आश्वासन मिला कि 5 दिन के बाद गिरफ्तारी होगी, उसके बाद वो उठी, लेकिन तब तक गोहरगंज उबल चुका था, आक्रोश के चलते उबल चुका था और वो उबाल जो क्रोध का था, गुस्से का था, वो ऐसा फूटा कि पथराव शुरू हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस अब कोशिश कर रही है कि कैसे इसको रेक्टिफाई किया जाए, कैसे इस वक्त एक बात ये बताइए, अभी इस वक्त आप जहां पर हैं, जहां आपने बताया पथराव हुआ, तो यहां क्यों इनको ये जो भीड़ आई थी, इनको लगता है आरोपी यहीं इस इलाके में छिपा हुआ है या यहां के लोगों ने उसको छुपाया हुआ है? दरअसल ये गौहरगंज का ये इलाका है। कुछ ही देर पहले यहीं पर बड़ा प्रदर्शन जो है वो हिंदू संगठनों ने, तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर किया था। ऐसे में सारी भीड़ का जो जमावड़ा था इस क्षेत्र में था और इसी के पास मस्जिद और वो इलाके भी थे जहां पर इस तरीके की अफवाह उड़ी और लगा कि शायद यहां हो सकता है। और इस तरीके की बात भी आई कि जो यहां पर जो खड़े लड़के हैं वो हाथों में तलवार लिए धमका रहे हैं। ये खबर मिलते ही साथ जो पूरी की पूरी भीड़ थी वो दौड़ लगाकर इस इलाके में पहुंची। हालांकि चूंकि चाक चौबंद थी व्यवस्था, इसलिए सिर्फ पथराव हुआ और किसी भी तरीके से कोई जनहानि नहीं हुई। तो बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि क्रोध लगातार बढ़ता जा रहा है, सेंटिमेंट्स लगातार उग्र होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा कल, उसके बावजूद जनता मानने को किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है। ठीक है अनुराग, एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। समीर जी, क्यों मामला जो है ये इतना अनियंत्रित हो रहा है? मुझे लगता है प्रशासन की लापरवाही रही, रायसेन के एसपी की बहुत लापरवाही रही और मुख्यमंत्री को ये मामला देखना चाहिए था। मामला जब हाथ से बहुत बिगड़ा था, मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय पहुंचते, ये देखिए ये हो रहा है के साथ वो बैठक लेते हैं, फिर रायसेन एसपी को ऑफिस अटैच कर दिया जाता है। वहां के जो थाना प्रभारी है, जिस क्षेत्र में घटना घटी उसे वहां से हटा दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या है इस समय अंदर। अभी 2 दिन पहले भोपाल में रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर मारपीट की गई थी, डंडा लेकर घुस गए और मारपीट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है तो अभी लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है। मोहन यादव जी को योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया है, वह सीख कर मोहन यादव कम से कम करे। अब फीते काटना कार्यक्रम के उद्घाटन करना तो वो अलग बात है। देखिए यहाँ दो बातें आई अभी जो अनुराग ने की, दोनों बड़ी गंभीर बातें। एक, ये ऐसा विश्वास उठ जाए व्यवस्था से कि लोग कह रहे हैं एनकाउंटर करो, जिंदा नहीं चाहिए आदमी, हमको पकड़ो तो मार दो। दूसरा, उन्होंने कहा कि यहाँ सांप्रदायिक तनाव की संभावना भी बन गई, क्योंकि जिस इलाके में ये प्रदर्शन हो रहा था वहां सामने मुस्लिम आबादी थी और वहां से भी लोग निकल आए, और तो वो दोनों समाज के लोग जो हैं उनके भी आमने सामने आने का जो है एक खतरा पैदा हो गया। लेकिन मामला बच्ची से बलात्कार का, इसमें दो समाज तो एक ही होना चाहिए, इसमें 2 समाज कैसे हो सकते हैं? देखिए दोनों चीज़ें हैं सौरभ जी। एक तो ये कि जो समीर जी ने कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ।
शिवराज सिंह चौहान के राज में कानून व्यवस्था की गड़बड़ी का मसला रेयर आता था। बहुत कुछ एक ऐसे मामले हुए, वो किसान आंदोलन मंदसौर वाला छोड़ दीजिए, तो कोई ऐसे मामले कम होते थे। और भोपाल तो वैसे बड़ी शांतिप्रिय, पूरा मध्य प्रदेश ही है, भोपाल तो बहुत शांतिप्रिय जगह है भाई। लेकिन इस मसले में एक तो समझ में नहीं आते, 2 या 3 दिन हो चुका है अभी तक, अगर इसको 4-5 दिन हो गए, अगर अभी तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता है तो किया जा सका है तो सीधे सीधे सरकार पर सीधे उसके ऊपर उसकी जो कार्यशैली है उस पर बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह है, नंबर 1। दूसरा, जब हम कह रहे हैं मुस्लिम आबादी, तो उसको भी तो निकल के वही प्रदर्शन करना चाहिए ना, उसको भी कहना चाहिए कि वो जो आरोपी है, जो भी है, उसको जो भी दंड मिलना है, न्याय हो, उस बच्ची को न्याय मिले। मुझे समझ में नहीं आता इसमें कम्युनल जैसी चीज कैसे आ जाती है। ये सीधे बहुत ही घृणित अपराध उसने किया है, जो आरोपी है उसको कानून के दायरे में सजा दी जाए। करेंगे, जल्द से जल्दी आरोपी पकड़ा जाएगा और बच्ची और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा।